सो गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। ये जो डिस्कशन है काफी शानदार रहने वाला है। डिटेल में बहुत सारे आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो कि अलग अलग न्यूज़पेपर, मैगजीन या फिर पीआईबी से कवर किए गए हैं, जो कि आप लोगों के हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाले हैं। बस आप लोगों को छोटा सा काम करना है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपनी आंखें बंद कीजिएगा और एक बार रिकॉल कीजिएगा कि जो जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है क्या वो आप लोगों को याद आ रहा है। अगर आप लोग उसे याद कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने लेक्चर अच्छे सुने, और अगर आप लोग रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने लेक्चर को ढंग से नहीं सुना है। क्योंकि एक एक आर्टिकल आप लोगों को याद आना चाहिए, कम से कम एटलीस्ट आर्टिकल आप लोगों को याद आना चाहिए। अच्छा, यही आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, ठीक है। इसी के साथ में वीडियो के एंड में आप लोगों को क्विज भी मिलेगा, जिसका आंसर आप लोग देखकर अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि आज का लेक्चर में आप लोगों की प्रोडक्टिविटी कैसी रही। तो वो भी तरीका रहेगा। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी तरफ से पूरी प्रोडक्टिविटी बनाने की कोशिश की जाएगी आप लोगों के लिए। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप लोग लेक्चर को कितने प्रोडक्टिवली सुनते हैं, यानी कि लेक्चर को टकटकी लगाकर आप लोगों को सुनना है, तभी आप लोग सारी चीजों को अच्छे से समझ पाओगे। ओके, और इसी के साथ में कैसा रहा आज का ये दिन, किस तरीके से आप लोगों ने यूटिलाइज किया, जरूर बताइएगा। कितना प्रतिशत आप लोगों ने जो डिसाइड किया था वो अचीव कर लिया है, या फिर आज के दिन से आप लोग कितना सेटिस्फाई हैं, इसके बारे में जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। शानदार बात बोली गई है, बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसको लाइफ में अगर उतारोगे तो जिंदगी भर आप लोगों को बहुत सारी चीजें अच्छी देखने को मिलेगी। बोला गया कि दूसरों से उपेक्षा रखने के बजाय उनकी तारीफ करना सीखो। आपकी अगर खुद की दुनिया में आप लोग देखेंगे तो आप लोग कई सारे बदलाव होते हुए नजर आएंगे, यानी कि आपके लिए दुनिया ही बदल जाएगी अगर देखोगे इसको। मतलब क्या है, जो आप लोगों से चिढ़ते हैं उनकी थोड़ा तारीफ करके देखो, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा नॉर्मली मुन्ना भाई एमबीबीएस में ये बातें दिखाई गई हैं। एक बंदा था जो एक पर्टिकुलर इंसान के दर के सामने जो कुछ खैनी वगैरह गुटखा वगैरह खाया करता था, वो थूक के जाया करता था। तो उसने कुछ नहीं बोला, उसको उठाया और पोछा लेके साफ कर दिया। 2-3 दिन तक किया उसने, उसके बाद में क्या, उसने खुद ने हाथ जोड़कर माफी मांग कर गया, ठीक है। तो जिंदगी में हर टाइम किसी के साथ में लड़ना झगड़ना ही सोल्यूशन नहीं होता है। प्यार से बातें करो, आधी सारी चीजें आज से वैसे आप लोग सुलझ जाएंगी। और इसी के साथ में अगर बात करें, कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके अंदर कोई ना कोई प्रोडक्टिविटी नहीं हो। कोई कितना भी गंदा इंसान क्यों ना हो जिंदगी में, जो आप लोगों को लगे इससे घटिया इंसान मेरी जिंदगी में नहीं है, उसके अंदर भी अगर आप लोग पॉजिटिव रहोगे कुछ ना कुछ अच्छाई दिख जाएगी। और हो सकता है वो अच्छाई आप लोग के काम आ जाए, आप लोग अपनी जिंदगी में उसको इंक्लूड करके चलो। तो इसलिए हमेशा अपनी आंखों को इस तरीके से दुनिया को देखने की कोशिश करो जिसमें आप लोगों को अच्छी दुनिया दिखाई दे। और भगवत गीता में तो हजारों साल पहले यार ये बात बोल दी गई है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यानी कि जैसा आप लोग दुनिया को देखना चाहोगे दुनिया आप लोगों को वैसे ही दिखाई देगी। अब ये आप लोग सोचिए, आप लोग दुनिया को कैसा देखना चाहते हैं। तो डिस्कशन काफी शानदार रहेगा। एक बार ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद में फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डेली 2 लेक्चर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। अगर ये 2 लेक्चर आप लोग लाइफ का पार्ट बना लोगे तो कोई भी दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। तो इनको अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए ताकि सही तरीके से आप लोग अपनी स्टडी को लेकर चल सकें। तो लेक्चर को टकटकी लगाकर देखना है। एक बार देख लेते हैं क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। और ये जो लेक्चर आप लोग का रहता है, ये 14 फेब का लेक्चर है। ये शाम को ही अपलोड हो जाता था। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर ये बेसिकली डेट तो डली हुई है 14 फेब या फिर नेक्स्ट डे पर, लेकिन ये तो शाम को ही आ जाता है। देखिए ये वीडियो पहले ना 4 बजे आया करती थी मॉर्निंग में, ठीक है। तो फिर यहाँ पर कई सारे बच्चे बोलने लगे कि सर सुबह नहीं उठते हैं वो, इसकी वजह से मतलब कि कई सारों की कुछ की ड्यूटी और कुछ की कई सारी दिक्कतें आई निकल कर, और यहाँ पर उसकी वजह से यहाँ पर मैंने इसको फिर इवनिंग में कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जिसको देखना होता है वो शाम को देख लेता है, और जिसको मॉर्निंग में उठना है मॉर्निंग में तो ये रहती है उसके लिए अवेलेबल। तो दोनों ही तरीके से चीजें यहाँ पर हो जाती हैं, ठीक है। तो ये इसीलिए नेक्स्ट डे की रहती है, बस इसको थोड़ा सा पहले अपलोड कर दिया जाता है। और आप लोगों ने नॉर्मली न्यूज़पेपर भी देखा होगा, न्यूज़पेपर भी तो ऐसे ही करता है। पूरे दिन का जो न्यूज़पेपर रहता है वो अगले दिन पब्लिश किया जाता है मॉर्निंग में, पर डेट पुरानी, न्यूज तो सारी पुरानी रहती है ना उसमें, कि हाँ पुराने दिन मतलब एक दिन पहले क्या कह रहा, तो उसकी सारी न्यूज रहती हो। तो नॉर्मली ऐसा ही होता है, उसके चलते आप लोग उसको समझ सकते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, सारी चीजें कवर होगी प्रॉपर वे में। बात करेंगे विज्ञान ज्योति प्रोग्राम के बारे में, आखिर क्या है ये प्रोग्राम और किसके द्वारा किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, ये भी हम लोग समझेंगे। एनवीएस एक काफी इंपोर्टेंट प्रोग्राम है यहाँ पर, जैसा विज्ञान ज्योति है ऐसा ही यहाँ पर एनवीएस है। ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में आता है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो समझेंगे डिटेल में। एक गति करके प्रोग्राम है यहाँ पर, इसके बारे में जानेंगे, यानी कई सारी स्कीम्स के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि आप लोग को आंसर राइटिंग में भी हेल्प करेंगी। तो अच्छे से सुनिएगा, आप लोग चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। IFLDP ये क्या है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रोग्राम है, जिसके बारे में जानकर आप लोग को काफी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट बातें पता चलेंगी कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, तो आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। अच्छा, अगर आप लोगों को मैं बोलूं हमारे देश में जो पशुओं की संख्या है, जैसे जीव जंतु होते हैं, गाय भैंस बकरी, ये सब चीजें, ठीक है। तो इनके बारे में अगर बात करें तो ऑल ओवर वर्ल्ड की कितनी हमारी कंट्री में इनकी संख्या आप लोग को देखने को मिलेगी, कितने प्रतिशत, अगर वर्ल्ड में जो कैटल है उसका कितने प्रतिशत हमारे देश में, ये आप लोग बता सकते हैं। इसके बारे में अंदाजा लगाइए, तुक्का मारिए, देखता हूं किसका तुक्का सेट बैठता है, ठीक है।
और ये क्या कर दिया मैंने, ये क्या था यहाँ पे क्वेश्चन बनाना था, इसको कुछ और कर दिया चलिए आधा कर लीजिए, आधा बाद में दिखा दूंगा, ठीक है। इंडिया की बात करें, सेकंड लार्जेस्ट जो फुटवेयर है हमारे देश में, लेदर इंडस्ट्री, सबसे टॉप पर कौन बैठा हुआ है ये आप लोग को बताना है, ठीक है। इसी के साथ में अगर बात करें यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट, जो यहाँ पर बात करें हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, अभी यहाँ पर AMB ये एक स्ट्रेटजी के बारे में बात की जा रही है। आखिर क्या है ये स्ट्रेटजी, इसके बारे में समझेंगे डिटेल में। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट जो है ये बात करता है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, इनके कोई अगर क्रिमिनल चार्ज के साथ में है बंदा तो उसको कैसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर ये बात करते हैं, तो इसको भी हम लोग समझेंगे काफी अच्छे से। तो डिटेल में सुनिएगा, लेक्चर काफी इंटरेस्टिंग रहेगा और वीडियो के एंड में आप लोगों को एक दिन का यानी कि आप लोगों को पुराना रिवीजन भी कराऊंगा। अगर रिवीजन आप लोग करते रहते हैं तो माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं और लंबे समय तक चीजों को आप लोग याद रख पाते हैं, इसलिए रिवीजन जरूर करते रहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान से सुनिएगा। देश में बात करें क्रिमिनलाइजेशन के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में, और सिलेबस के अंदर जाकर भी आप लोग देखोगे तो वहां पर भी आप लोगों को ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा यहाँ पर इस तरीके के केसेस जो हैं वो कई बार न्यूज में आते हैं कि हमारे देश के कई सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एमपी बोलते हैं। एमपी कौन होते हैं, जो कि पार्लियामेंट के अंदर बैठते हैं। दूसरे होते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको आप लोग एमएलए बोलते हैं। एमएलए कहां पर बैठते हैं, वो आप लोग असेंबली के अंदर बैठते हैं, यानी कि स्टेट के अंदर जिनको आप लोग चुनकर भेजते हैं, और नॉर्मली इनको विधायक जी आप लोग बोलते हैं। तो ये जो विधायक जी होते हैं उनको एमएलए बोलते हैं, और एमपी होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और इसी के साथ में जहां जहां पर स्टेट के अंदर यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको आप लोग एमएलसी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं जो बेसिक है, आप लोगों को पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक यहाँ पर न्यूज के बारे में। न्यूज क्या है, न्यूज में बोला गया एक शब्द जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं एमिकस क्यूरियस। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है नॉर्मली फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, यानी कि जो कोर्ट होता है हमारे देश में, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, तो उसका दोस्त। दोस्त का मतलब क्या हो गया, अगर कोई केस कोर्ट के अंदर गया हुआ है तो उस केस को सोल्व करने में हेल्प करेगा, वो होता है यहाँ पर एमिकस क्यूरियस। मतलब यहाँ पर ये ए आदमी है कोई और बी आदमी है कोई, इन दोनों के बीच में लड़ाई लग गई है। अब ए आदमी और बी आदमी दोनों लड़ रहे हैं आपस में, अब यहाँ पर केस को सोल्व करने में हेल्प नहीं मिल रही है। तो यहाँ पर कोई सी पर्सन है जिसका इस केस से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, पर लेकिन वो यहाँ पर कोर्ट को यानी कि एक तरीके से जज को हेल्प कर रहा है इसको सोल्व करने में, केस को, वो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकालकर यहाँ पर लेकर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, ये बेसिकली जज यानी कि कोर्ट का दोस्त हो गया। तो इस तरीके से बात की जा रही है। अकॉर्डिंग टू एमिकस क्यूरी के बारे में बात करें तो 4994 क्रिमिनल केसेस जो हैं उसमें हमारे देश के लेजिस्लेटर जो हैं उनके खिलाफ केस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये जो बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं अक्रॉस द कंट्री, यहां पर ये 1 दिसंबर 2021 तक की बात है, जिसके चलते इनके द्वारा ये केस यहां पर काउंट किए गए। इनके हमारे देश में जो कानून बनाने वाले हैं उनके ऊपर ही दुनिया भर के कानून के जो है चार्जेस लगे हुए हैं, ये बात यहां पर बोली गई है। एमिकस क्यूरी जो है यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों से कि कौन इसको अपॉइंट करते हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप लोगों से पूछा जाए कौन अपॉइंट करते हैं तो यहाँ पर खुद जो है सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर इसको अपॉइंट करता है ताकि कोर्ट की हेल्प की जा सके। और खासकर जो केसेस चल रहे हैं, मान लीजिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, तो उन केसेस को कैसे फास्ट ट्रैक तरीके से सोल्व किया जाता है उसके ऊपर फोकस दिया जा सके। तो इसके चलते आप लोगों को ये चीज देखने को मिलेगी। तो जो ट्रेंड है ये हाईलाइट करता है कि कैसे जो क्रिमिनलाइजेशन है पॉलिटिक्स बढ़ रही है यहाँ पर उसको, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये यहाँ पर एक तरीके से उसमें हेल्प करेगा कि इसको टैकल किया जा सके। ये काफी डिटेल में न्यूज कवर की गई इंडियन एक्सप्रेस के अंदर में, और भी कई सारे न्यूज़पेपर के अंदर इसको कवर किया गया। तो समझने की कोशिश करते हैं अच्छे से, कई सारी बातें आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के बारे में जब हम लोग बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिमिनल इंसान जो है वो पॉलिटिक्स में जाकर बैठ गया है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था हमारे देश में जो पॉलिटिशियन थे वो काफी दूध के धुले हुआ करते थे, यानी कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं हुआ करते थे। और इवन आजादी के बाद अगर बात करूं, जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, तो उस टाइम पर तो यहां तक थी कि हम लोग उनको भगवान की तरीके से पूछते थे। क्यों? क्योंकि 200 साल का अंग्रेजों का जो रूल हुआ करता था हमारे ऊपर, उस रूल को कहीं ना कहीं उन्होंने खत्म किया था। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम लोग इनको भगवान के तरीके से मानते थे। पर आज की डेट में जो भगवान है वो राक्षस प्रवृत्ति का बन गया है। क्या ये सत्य है? जी नहीं, ये सत्य नहीं है, कुछ और ही सत्य है। वो कुछ और क्या है? वो कुछ और ये है कि यहाँ पर हर एक इंसान के दो फेस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। नॉर्मली आप लोगों ने सुना होगा कि हाथी के दांत खाने के कुछ और है और दिखाने के कुछ और है, यानी कि जो दिखाए जाते हैं वो दांत से वो हाथी खाता नहीं है, तो इसका मतलब है बहरूपीय दांत है उसके पास में। ऐसे आप लोगों को देखने को मिलता है हमारी कंट्री के पॉलिटिशियन एक टाइम पर ऐसा हुआ करता था, बहुत सारी उल्टी सीधी हरकतें किया करते थे, पर लेकिन उनका नाम न आए पब्लिक में। तो इस तरीके के वो बाहुबली टाइप के लोग रखा करते थे, गुंडे, ठीक है। कहीं पर बूथ कैप्चरिंग कर ली, डरा धमकाकर वोट ले लेना, वो सारी हरकतें जो करते थे वो उनके गुंडे किया करते थे। तो इनके गुंडे जो हुआ करते थे यहाँ पर ये इनके लिए काम किया करते थे, और इसके बदले इनको क्या मिला करता था गुंडों को, यहाँ पर अगर ये काम करते थे किसी नेता के लिए, तो नेता के लिए काम करने के लिए इनको ये फायदा मिलता था। कल को अगर पुलिस वाला कोई पकड़ लेगा
तो इनको जेल में जाने से पहले हमारे नेताजी जो हैं वो छुटा लेते थे। कोई आईपीएस हो गया, कोई यहाँ पर उस पर्टिकुलर एरिया में एसएचओ हो गया, तो उसके ऊपर तुरंत दबाव डाला कि भाई साहब इनको छोड़ दो जल्दी, ठीक है। तो तुरंत उसको छोड़ देते कि नेताजी का फोन आ गया तो इनको छोड़ दिया। तो यहाँ पर इनकी भी जिंदगी मजे में चलती थी, पैसा मिलता रहता था और जिंदगी को अय्यासी में बिता रहे थे काफी मजे में। पर लेकिन सारी चीजें एक ही तरीके से हर पैटर्न में हर टाइम नहीं चलती रहती है, कुछ ना कुछ तो चेंज होता है। और वो चेंज यहाँ पर देखने को मिला कब, जब यहाँ पर ये जो गुंडे हुआ करते थे इनको लगा कि यार हम लोग इन नेताओं के लिए क्यों काम कर रहे हैं, क्यों ना हम लोग ही खुद इलेक्शन लड़ने लग जाएं। अगर हम लोग ही इलेक्शन लड़ने लग गए कल को, तो यहाँ पर नेताओं को बीच में से हटाकर फेंको, ये सारा जो पुलिस है सारी हमारे कंट्रोल में आ जाएगी डायरेक्ट। अगर हम लोग जीत के आ जाते हैं, ये हमारे हिसाब से काम करेंगे, नेता भी तो बिचौलिया बन के ही काम करवा रहे हैं हमसे। तो यहाँ पर ये गुंडों ने इलेक्शन लड़ने स्टार्ट कर दिए कि जो काम हम लोग नेताओं के लिए कर रहे थे क्यों ना वो काम हम लोग अपने लिए करने लगे। तो ऐसा कुछ माहौल स्टार्ट हुआ और ये कई सारे गुंडे जो हैं वो पॉलिटिक्स में आकर घुस गए। तो यहां से स्टार्ट होता है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स का मुद्दा स्टार्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये आज की डेट में हमारी कंट्री में बहुत सारे ऐसे नेता देखने को मिलेंगे जिनके ऊपर चार्ज चल रहे हैं और काफी खतरनाक चार्ज है और कई बार सबूत भी नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि जिस एरिया में एक ऐसा कोई कांड करते हैं तो उस एरिया में सारी चीजें इनके कंट्रोल में होती है। तो इसके चलते यहाँ पर पॉलिटिक्स में बहुत सारे क्रिमिनल लोग घुस गए और ये सेम क्रिमिनल आप लोगों को पार्लियामेंट में भी देखने को मिलेंगे, यानी कि हमारी संसद जो है, और स्टेट के अंदर भी देखने को मिलेंगे, स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर भी, यानी कि विधायक हो चाहे सांसद हो, दोनों आप लोग को इस कैटेगरी में पढ़ते हुए नजर आएंगे। आप लोग बोलोगे कि हमारी कंट्री में जब संविधान बनाया जाता था क्या उनको नहीं लगा कि ऐसे कोई लोग देखने को मिल सकते हैं? उनके दिमाग में ये सारी चीजें नहीं थी, उनको ये लग रहा था कि यार पहले आजादी मिल जाए, संविधान बना लेते हैं अंग्रेजों से लड़ने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें इस तरीके के लोगों को कैसे टैकल करना है, तो उसके लिए उन्होंने कोई प्लान ज्यादा बनाया नहीं। और खासकर वो ये भी चाह रहे थे कि अगर कुछ ऐसा संविधान में रख दिया गया, असली बात तो यहाँ पर ये है, अगर संविधान में कुछ ऐसा रख दिया गया तो उनके खुद के गलों में फंदे पड़ जाते हैं। तो उसके चलते उन्होंने संविधान में तो कुछ रखा नहीं। पर लेकिन 1951 में यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर आप लोगों के सामने एक एक्ट है जिसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, शॉर्ट फॉर्म में आरपीए बोलते हैं। अगर पॉलिटी की आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी होगी तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 और इसी के साथ में 1951 पर मैंने अलग से लेक्चर बना रखा है, ठीक है। तो जहां भी पॉलिटी में डाउट हुआ करे उनको जाकर आप लोग देख लिया करो, सारे डाउट मिट जाएंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यहाँ पर इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन इन्फॉर्मेशन या फिर आप लोगों को नहीं बताएगा कि किसी को डिस्क्वालीफाई कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि उनको तो ये लग रहा था कि यार अंग्रेजों से बच जाएं, अपने देश के लोग हैं, अपने देश के लिए काम करेंगे। पर उनको ये थोड़ी ना पता था कि अपने देश के लोग ही शासन पे बैठकर वो यहाँ पर जनता के लिए नरसंहार का काम करेंगे। तो इसलिए फिर आगे पता चला कि ऐसा कोई एक्ट बना देते हैं स्टैट्यूटरी स्टेटस के तौर पर यहाँ पर। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है भाई साहब, जब इसके आप लोग सेक्शन 8 में जाओगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा कि डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात की जा रही है अगर कोई कन्विक्टेड पाया जाता है। पर यहां पर भी किंतु परंतु अपितु बल्कि लग जाएगा, यहां पर भी कुछ चीजें आप लोगों को देखने को मिलेंगी। वो चीजें क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं, समझिएगा। यहां पर अगर बात करें बेसिकली ये जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट है 1951 का, इसमें एक सेक्शन है जिसको सेक्शन 8 आप लोग बोलते हैं। सेक्शन 8 में यहां पर कुछ बातें बोली गई जो कि आप लोग से डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनोगे तो कोई भी चीज समझ में आ जाएगी। अगर रटने की कोशिश करोगे तो एग्जाम में बैठते ही प्रेशर पड़ेगा, जरा सा तुरंत भूल जाओगे। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि चीजों को समझा करो, रटने की कोशिश मत करना, ठीक है, वरना तोते बन जाओगे, ठीक है। रटने का मतलब होता है आप लोग चीजों को बस रट रट के बोलोगे, ठीक है, तो वो वाली चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो यहां पर क्या बातें हो गई है, यहां पर बेसिकली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी कि सेक्शन 8 जो है यहां पर ये, तो सेक्शन 8 ये बोलता है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को सजा हो जाती है और उसकी जो गले में फंदा पड़ता है और वो जेल में रहकर आता है 2 साल या फिर उससे ज्यादा, अगर कोई पर्टिकुलर इंसान जो जेल में रहकर आता है तो उस इंसान को 6 साल के लिए यहां पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा इलेक्शन लड़ने से। मतलब क्या है, वो अगले 6 साल तक यहां पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा। 2 साल का पनिशमेंट हो गया और 6 साल तक वो यहां पर इलेक्शन नहीं लड़ेगा, उसको उठाकर साइड में फेंक दिया जाएगा। ये चीजें देखने को मिली है। अगर 2 साल से नीचे का हो तो यहां पर ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, 2 साल से ऊपर का यहां पर चार्ज लगना चाहिए। तो ये हो गया। इसी के साथ में एक क्वेश्चन मार्क भी है यहां पर, अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो है उसके खिलाफ कितने भी खतरनाक केस क्यों ना पड़े हो, यानी कि उसके खिलाफ रेप के केस पड़े हुए, मर्डर के केस पड़े हुए हैं, पर लेकिन जब तक वो पेंडिंग है, जब तक कोई सजा नहीं सुनाई गई है कानून के अंदर में, तब तक यहां पर ये भाई साहब जो है वो यहां पर पॉलिटिक्स में बने रहेंगे। कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनका देखने को नहीं मिलेगा। जब तक केस कंप्लीट न हो जाए और जब तक सजा न सुना जाए तब तक यहां पर ये अपनी जिंदगी को एंजॉय करते रहते हैं। और इसीलिए यहां पर आप लोग को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में तो कोर्ट के ऊपर ऑलरेडी 3 करोड़ से ज्यादा केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो यहां पर कई बार केस जो है ये भाई साहब अपनी जिंदगी बिताकर काट कूट कर अपना आराम से अपनी जो है चिता पर लेट जाते हैं, कब्र में पहुंच जाते हैं, पर लेकिन इनके ऊपर केस नहीं चलते हैं। क्यों? क्योंकि केस ही इतने सारे पेंडिंग पड़े हुए हैं। मुझे अभी भी याद है यहाँ पर 2014 में जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है जब वो पावर में आई थी, यहाँ पर कई सारे वादे किए गए थे कि 100 दिन के अंदर अंदर जिनके ऊपर भी केस चल रहे हैं सबको सलाखों के पीछे रखेंगे। तो यहाँ पर 100 क्या, यहाँ पर कई हजारों दिन चले गए, अब तक यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है।
क्योंकि गवर्नमेंट चलाने वाले ही वही हैं। अगर उन्हीं को जेल में डालोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। मूवी देखी है नायक मूवी, अनिल कपूर वाली, ठीक है। तो जब उनको उठाकर सबको जेल में डालने की बात आती है तो तुरंत यहाँ पर चीफ मिनिस्टर भी नप जाते हैं ऊपर, ठीक है। तो ऐसे ही माहौल कुछ आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यार ये चीजें ऐसी हैं जिनको समझना पड़ेगा थोड़ा सा। ये सारी चीजें बनाने वाला आप लोग कभी भी देख सकते हैं, आप लोग खुद को बोलो कि एक ऐसा कानून बना दो कि अगर सुबह से शाम तक आप लोग अपना शेड्यूल फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप लोगों को शाम को खाना ना मिले, ठीक है। उससे कुछ ऐसा कानून बनाओ। आप लोग खुद ही बोलेंगे यार अपने द्वारा बनाया गया कानून अपने ही गले में फंदा क्यों डालना है, ठीक है। इवन खुद देख लो, मॉर्निंग में उठते हो कि हाँ उठना है मॉर्निंग में 4 बजे 5 बजे या फिर 6 बजे अलार्म लगाते हो। कोई बोल नहीं रहा है आप लोगों को अलार्म लगाने के लिए, आप लोगों ने खुद लगाया और खुद बंद करके सो गए उसको, ठीक है। तो ये तो इससे ज्यादा और क्या होगा कि आप लोग खुद अपने आप को खुद बर्बाद कर रहे हैं। इंसान कोई बोल नहीं रहा है आप लोगों को, अपने खुद का बताया हुआ काम आप लोग नहीं कर रहे हो तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है उस तरीके से जिंदगी जीने का। तो ऐसे ही पॉलिटिशियन की हालत है, उनकी भी जिंदगी कुछ ऐसी चलती है कि क्यों अपने ही गले में फंदा डालना है। चल तो रही है मजे में। रीजन क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स के? सबसे बड़ी तो बात है लैक ऑफ इन्फोर्समेंट। कोई भी कानून है उनको प्रॉपर इन्फोर्स नहीं किया जा रहा है। अगर केस भी चल रहे हैं तो लंबे समय तक वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। ये भाई साहब अपनी जिंदगी मजे में जी रहे हैं। तो नेता भाई साहब जिंदाबाद चल रहे हैं, ये चीजें देखने को मिलेगी। इसी के साथ में वेस्टेड इंटरेस्ट रहता है। खुद ही आप लोग देखते हैं कई सारे हमको पता है कि हमारा नेता जो है वो काफी खतरनाक टाइप का है। दुनिया भर के उसके ऊपर केस चल रहे हैं, दुनिया भर की वो करप्शन करता है, पर फिर भी हमारी जाति का है भाई साहब, हमारे धर्म का है। अरे अब जाति धर्म छोड़ो, हमारे एरिया का है भाई साहब, इसी को वोट देंगे। तो ये कंडीशन है जो कि काफी खतरनाक है। तीसरा जो सबसे इंपोर्टेंट मुद्दा है यहाँ पर मसल पावर मनी यूज किया जाता है। खरीद लेते हैं भाई साहब वोट को, या और कुछ नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे कि वोट को बेच देते हैं और फिर ये नहीं पता उनका वोट जो है वो कितना कीमती होता है। उसको बेच बाच कर फिर अपनी जिंदगी पूरे 5 साल जो रोते रहते हैं और 5 साल में दुनिया इधर की इधर हो जाती है। इसी के साथ में समटाइम्स जो वोटर हैं यहाँ पर एक तरीके से उनके बारे में अगर आप लोग बात करें, जो कैंडिडेट जिसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगे होते हैं, ठीक है, तो उनके पास में कई बार ऑप्शन भी नहीं होता है कि यही है बस इन्हीं को वोट देनी है, ठीक है। तो वो क्या ही कर ले उसके पास में। हालांकि अब नोटा का बटन आ चुका है, पर लेकिन फिर भी लोग यही सोचते हैं यार नोटा पर अपनी वोट बर्बादी क्यों करनी है। आप में से कितने ऐसे मेंबर हैं अगर कोई वोट डाल रहा है नोटा पर वोट दिया आज तक है कोई ऐसा? बताइए जरा। अगर हो तो यस लिखेगा और अगर नहीं तो नो लिखेगा। आप लोग खुद देख लीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कितने ऐसे यस आएंगे जिन्होंने नोटा पर आज तक वोट दी होगी। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं, ही पैटर्न देखने को मिलता है। तो रीजन क्या है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स के लिखने के लिए आ जाते हैं। तो ये 4 पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर इन चारों को आप लोग लिख दोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि भाई साहब टॉपिक जो है इंसान ने ढंग से पढ़ रखा है और वो आप लोग को अच्छे मार्क्स देगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर ये इफेक्ट क्या होता है अगर कल को जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स में इंसान पहुंचता है, मतलब एक बाहुबली इंसान पहुंचता है, उसको ना तो करप्शन से कोई उससे एक ही करप्शन हो रहा है, उससे कोई दिक्कत हो रही है नहीं, बढ़िया बात है, पैसा आता रहना चाहिए, ठीक है। किसी के ऊपर कोई उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, देखने कि दबा कुचला सेक्शन ऑफ सोसाइटी का कोई दिक्कत है, चलने दो जो चल रहा है, ये बातें हैं। अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कहीं ना कहीं जो इंसान है, एक तो ऐसा है कि जो ठीक ठाक इंसान है अपनी जिंदगी को जी रहा है नॉर्मल तरीके से, तो यहाँ पर वो अपना आराम से इलेक्शन लड़ना चाहता है। आप लोगों को मैक्सिमम कैंडिडेट करोड़पति यहाँ पर नजर आएंगे, ठीक है। तो वोटर जो है उनके लिए अगर सुटेबल कैंडिडेट के बारे में बात करें तो हमेशा उनको ये दिखता है ये इंसान जो है इसकी ज्यादा पॉपुलरिटी है। जेल में जाना उनके लिए सौभाग्य की बात होती है क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर कैंडिडेट के चार्ज चल रहे हैं, इतनी बड़ी जनता है, इतने सारे लोग हैं, उनमें से क्या यही लोग बचे हुए जिनको हम लोग चुनेंगे और कोई लोग नहीं बचे हुए जो लगे कि हाँ अच्छा काम कर सकता है, पर नहीं, कंडीशन ऐसी रहती है। गुड गवर्नेंस का मतलब ही नहीं रह गया जब लो मेकर बनाने वाले लो ब्रेकर बन गए, इनके बनाने वाला ही तोड़ने वाला बन गया, बचाने वाला ही मारने वाला बन गया, तो फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है कि चीजें सही चलेंगी। तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट मुद्दे यहाँ पर ये पब्लिक सर्वेंट की इंटीग्रिटी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। तो जहां पर पब्लिक सर्वेंट है यहाँ पर उसको भी अपने हिसाब से चलाएंगे फिर यहाँ पर, ठीक है। कल को आईएएस आईपीएस बनकर बैठ गए, ऊपर कोई भ्रष्ट नेता बैठ गया, वो आप लोगों को भ्रष्टाचार करने के लिए बोलेगा, तो 90% लोग यही होंगे कि चलो यार कर ही रहे तो चलने दो, अपने क्या बिगड़ रहा है, अपने घर से क्या जा रहा है। तो ब्लैक मनी का खूब सर्कुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ब्लैक मनी क्या होती है? क्या काले रंग की होती है? नहीं, काले रंग की नहीं होती है, वही नोट का कलर होता है जो नॉर्मली आप पॉकेट में देखने को मिलते हैं। बस ये है कि उसके ऊपर टैक्स नहीं पे किया गया होता, उसको टैक्स से बचाने की कोशिश की जाती है। तो वो मनी जिसको टैक्स से चोरी करने से, जिसको टैक्स में देने से, टैक्स देने से बचते हैं, टैक्स की चोरी की जाती है, उसको ब्लैक मनी बोल देते हैं। तो इसी के साथ में यहाँ पर सोसाइटी में अंदर यहाँ पर आप लोगों को डिसहार्मनी देखने को मिलेगी, यानी कि वायलेंस देखने को मिलेंगे, लूटपाट देखने को मिलेगी, मर्डर कर दिया, कोई बोलने वाला नहीं है, तो ऐसा माहौल आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाएगा। तो ये कब होगा? ये तब होगा जब क्रिमिनल कैंडिडेट को आप लोग वोट डालते हुए नजर आओगे। तो ये सारा माहौल आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बताएगा, क्योंकि माइंड में क्लैरिटी रहनी चाहिए, तभी चीजों को आप लोग ढंग से अंडरस्टैंड कर पाते हो। आई होप कि आप लोग ये माइंड में लेकर इसको क्लैरिटी रहेगी। कोई डाउट हो तो बताएगा जरूर, उसको दूर कर दिया जाएगा। ओके, इंपॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर जीएस पेपर 2 के अंदर आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। जेंडर एजुकेशन के बारे में बात की जा रही है, वुमेन इंपावरमेंट के बारे में बात की जा रही है, कई सारी बातें आप लोग को देखने को मिलेगी। क्या बात की जा रही है? विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में।
कोई आप लोगों से बोल दे कि विज्ञान ज्योति स्कीम क्या है, तो आप लोगों को स्टेटमेंट दे दे 4-5, तो आप लोग क्या बोलोगे? सोचो, कुछ आ रहा है दिमाग में, बिना पढ़े हुए अगर कुछ बोल दे तो कुछ ना कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा कि विज्ञान की ज्योति फैलाई जा रही है, यानी कि विज्ञान के फील्ड में यहां पर कुछ चीजें एक तरीके से ऐड की जा रही है, किसी सेक्शन को, किसी सेक्शन के लिए स्कीम बनाई जा रही है। तो विज्ञान आप लोग ऐसे याद रखिएगा, विज्ञान किसके लिए? ज्योति के लिए। मान लीजिए ज्योति कौन है? कोई लड़की होगी, तो उसके लिए विज्ञान, तो ऐसे आप लोग याद रखें ना। यानी कि इसको कैसे समझना है आप लोगों को, वो अब मैं आगे बताता हूं। विज्ञान ज्योति स्कीम जो है यहाँ पर ये बेसिकली ये 100 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर सेकंड फेज इसका स्टार्ट किया जा रहा है। तो विज्ञान ज्योति जो प्रोग्राम है ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, याद रखेगा, ये डिपार्टमेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया। तो आप लोगों को अगर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन दे देते हैं यहाँ पर, तो आप लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं। यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, तो आप लोगों को अगर पता होगा तो ये आप लोग क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है यहाँ पर वो बेसिकली चाहता है कि जेंडर प्रायोरिटी, यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के फील्ड में ऐसा नहीं है बस लड़के ही देखने को मिलते हैं, लड़की भी होनी चाहिए वहां पर, मैथमेटिक्स में, साइंस में, इंजीनियरिंग में। तो इसके चलते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में महिला भी निकल कर आए, तो वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम है यहाँ पर, ताकि महिलाओं का भी यहाँ पर पार्टिसिपेशन बढ़ाया जा सके। और ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे कंट्री में, पीआईबी जिसको आप लोग प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बोलते हैं, तो मोस्ट ट्रस्टेड सोर्स है यहाँ पर हमारी कंट्री में, जिसको आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम जो है यहाँ पर वो 100 डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर सेकंड फेज में स्टार्ट किया जा रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, डिटेल में इसके बारे में अब बातें करते हैं। विज्ञान ज्योति प्रोग्राम एम क्या है? सीधा सीधा ये है यहाँ पर STEM। STEM क्या मतलब होता है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, यानी कि इस फील्ड में महिलाओं को ऐड करना, ताकि इस फील्ड में महिलाएं जो है वो काम कर सके। यानी कि एक तरीके से टेक्नोलॉजी के अंदर में, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इनके अंदर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो सके। तो स्टेम जो है वो काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो पहला स्टेप यहाँ पर ये कि विज्ञान ज्योति जो है यहाँ पर ये इंट्रोड्यूस किया गया था 2019 में, और यहाँ पर उस टाइम पर यहाँ पर स्कूल लेवल पर जब इसको इंट्रोड्यूस किया गया, तो उस टाइम पर बातें की गई यहाँ पर 9 से लेकर 12th क्लास की जो लड़कियां हैं। नॉर्मली क्या होता है, 9 से लेकर 12th के बीच में पता चल जाता है कि ये साइंस के फील्ड में जाना है या फिर दूसरे फील्ड में जाएगा बच्चा। तो इसके चलते यहाँ पर 9 से लेकर 12th के फील्ड में खासकर वो बच्चियां जो कि पढ़ने में काफी अच्छी थी, जिनका इंटरेस्ट था साइंस के फील्ड में, उनको यहाँ पर साइंस दिला दी और हायर एजुकेशन के फील्ड में आगे बढ़ाया गया, ताकि STEM यानी कि साइंस जो है, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में वो आगे चलकर अपना करियर बना सके। स्टार्टिंग से अगर चीजें चलेंगी तभी तो आगे चल के करियर बनाएगा। अगर उसको उस फील्ड में जाने ही नहीं दिया गया तो फिर वैसे ही स्टार्टिंग से पत्ता कटना स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चियां आगे चलकर सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय कर सके, तो ये पर्पज आप लोगों को देखने को मिलेगा, है कि नहीं? तो काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर वुमेन इंपावरमेंट के लिए आप लोग यूज कर सकते हैं। विज्ञान ज्योति जो प्रोग्राम है यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से हैंड होल्डिंग आप लोग बोल सकते हैं, बच्चे को आगे लेकर चलना, आ बेटा तुमको ये काम कराते हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट करना। मन में कुछ और चल रहा होगा उसके पर, लेकिन उसको बताना कि नहीं ये वाला एरिया अच्छा है, इसमें भी ट्राई कर सकते हो। तो क्लास 9 से ही यहाँ पर उनको स्टार्ट किया जाता है और यहाँ पर कंटिन्यू रखा जाता है PhD लेवल तक, यानी कि एक तरीके से उनकी रिसर्च कराई जाती है, अगर सही लेवल पर अगर वो काम करे तो। एनकरेज किया जाता है लड़कियों को कि वो भी यहाँ पर अपने इस फील्ड को यूटिलाइज कर सके, क्योंकि इस फील्ड में लड़कियों की जो रिप्रेजेंटेशन है वो काफी कम देखने को मिलेगी। तो एम्पावरिंग गर्ल इन स्टेम, ये यहाँ पर बेसिकली बात की गई है। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी चाहता है कि बच्चे जो है वो आगे निकल कर आए। तो पर्सनली मुझे प्रोग्राम काफी अच्छा लगा, जिसके चलते यहाँ पर लड़कियों को इस फील्ड में लाया जाता है। पर लेकिन इसी के साथ में अकेला प्रोग्राम नहीं है, नवोदय विद्यालय जो समिति, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। कंफ्यूजन में मत आ जाना, वो था साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम जो मिनिस्ट्री है, और यहाँ पर आप लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का देखने को मिलेगा। इसमें क्या किया जाता है, ये जो है यहाँ पर एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, जो कि इंप्लीमेंट कर रही है यहाँ पर विज्ञान ज्योति, ठीक है, ये इंप्लीमेंट करने वाली एजेंसी है, ठीक है, जो कि नवोदय विद्यालय में इसको इंप्लीमेंट करती है। जो NVS है यहाँ पर एक नेटवर्क है, जिनको जवाहर नवोदय विद्यालय हम लोग बोलते हैं। मोर देन 600 डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा, यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग बोल सकते हैं देश के अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग ये प्रोग्राम है। अगर मैं पूछूं हमारे देश में कितने जिले हैं आज के डेट में, तो बता सकते हैं आप लोग, जाकर सर्च कीजिएगा और बताइए कि हमारे देश में कितने जिले हैं। पता होनी चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है, बताइए। और भी कई सारे ऐसे इनिशिएटिव है, जैसे वुमेन साइंस स्कीम, जो वुमेन साइंटिस्ट स्कीम, तो यहाँ पर ये वुमेन को हेल्प करता है अपने करियर में, बेसिकली यहाँ पर क्या करने के लिए, एक तरीके से ब्रेक लेने के लिए, ठीक है, टू हेल्प द वुमेन विद करियर ब्रेक, ठीक है। तो यहाँ पर ताकि अगर कोई जाना भी चाहता है उसमें, तो आराम से जाकर साथ के अपने हिसाब से चीजों को लेकर चल सके। अगर बात करें इंडियन वुमेन और इसी के साथ में US फेलोशिप फॉर द वुमेन इन द स्टेम, यहाँ पर बेसिकली जो आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं यहाँ पर WISTEMM, ठीक है। तो ये क्या करता है, वुमेन साइंटिस्ट अगर कोई रिसर्च करना चाहती है USA की लैब में, तो उसको भी प्रोग्राम कराता है, यानी कि हमारी कंट्री में कोई ऐसी महिला है जो कि काफी लार्ज स्केल पर चाहती है कि वो साइंटिस्ट ही बनना है उसको, तो उसके लिए एक सपोर्ट प्रोवाइड यहां से कराया जाता है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं। इसी के साथ में जब आप लोग चलेंगे यहाँ पर कंसोलिडेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी रिसर्च
फॉर द इनोवेशन एंड एक्सीलेंस इन द वुमेन यूनिवर्सिटीज। इसको क्योर का नाम दिया गया है। अगर कोई पूछ ले क्योर क्या है, तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि बीमारी होने से पहले आप लोग बीमारी का इलाज कर लो, तो ये क्योर हो गया यहाँ पर। तो क्योर में क्या बोला जाता है, तो इंप्रूव करना है यहाँ पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के फील्ड में, और स्टेट ऑफ आर्ट और रिसर्च के बारे में अगर बात करें तो क्रिएट करना है एक्सीलेंस इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, तो वुमेन जो है उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराना। तो ये बेसिक फील्ड है यहाँ पर यूनिवर्सिटीज के अंदर में। तो क्योर प्रोग्राम के यहाँ पर, ताकि वुमेन यानी कि महिला जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम कर सके, यहाँ पर उनके लिए यहाँ पर ये चीजें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा हो गया, ठीक है। एक और प्रोग्राम है जिसका नाम है गति, GATI। इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, इसको बोलते हैं बेसिकली जेंडर एडवांसमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो यानी कि महिलाओं को खासकर साथ में लेकर चलना ताकि जेंडर इक्वलिटी बनी रह सके। तो इसके चलते कॉम्प्रिहेंसिव चार्टर एक फ्रेमवर्क बनाया जाता है, ताकि STEM यानी कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में लड़कियों को सपोर्ट किया जा सके। तो ये प्रोग्राम देखने को मिलेगा। न्यू एजुकेशन पॉलिसी साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के फील्ड में अगर आप लोग बात करते हैं तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर डेमोग्राफिक जो डिविडेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा देश के अंदर में, यानी कि जो यंग जनरेशन है और जो काम करना चाहती है उनके लिए वुमेन को साइंस में स्पेस प्रोवाइड कराना। तो ये भी एक ऐसी स्कीम है यहाँ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, साइंटिस्ट जो है वुमेन को बनाने की बात की जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, जब मशीन जो है वो इंसानों की तरीके से काम करने लगे, उनको इस तरीके से ट्रेन किया जाए, तो उस लैब में भी वुमेन को यहाँ पर खासकर वुमेन लैब इन द वुमेन यूनिवर्सिटीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो यहाँ पर स्किल पावर का काम किया जाता है, स्किल डेवलपमेंट का काम किया जाता है, स्किल इंपावर का काम किया जाता है, तो उसमें भी वुमेन को स्टार्ट करने की कोशिश की जा रही है कि वुमेन इसमें भी पार्टिसिपेट करें। तो है कि नहीं अच्छा। तो मतलब कहने का यही, कई सारे ऐसे प्रोग्राम आप लोग को देखने को मिल जाएंगे जो यहाँ पर काम कर रहे हैं वुमेन इंपावरमेंट के फील्ड में। तो आई होप कि आप लोग के माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी आई होगी। तो वुमेन से रिलेटेड कुछ साइंस में लिखने के लिए आ जाए, तो ये कुछ ऐसी स्कीम है जिनको आप लोग बोल सकते हैं, या फिर कुछ सजेशन देने के बारे में आ जाए कि वुमेन के द्वारा कौन कौन सी गवर्नमेंट यहाँ पर स्कीम चला रही है कि वुमेन का डेवलपमेंट यहाँ पर किया जा सके। तो ये सारी स्कीम मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी, तो अब आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये आर्टिकल आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोग थम्स अप देकर बता सकते हैं आर्टिकल कैसा लगा, अगर अच्छा लगता है तो आप लोग बता सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी वीडियो के कमेंट में भी आप लोग बता सकते हैं कि आर्टिकल में कोई आप लोगों को चीजें समझ में नहीं आई। तो नॉर्मली अगर आप लोग कहीं पर भी रहते हैं, आप लोग जूते चप्पल पहनते होंगे, और कई सारे लोगों को जो होते हैं चमड़े के जूते काफी पसंद आते हैं, पर लेकिन ये चमड़े के जूते बनते किस चीज से, यहाँ पर ये नॉर्मली जानवरों की जो खाल होती है उसको यूज कर बनाए जाते हैं। तो इस तरह की चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। हालांकि सिंथेटिक चमड़े भी आज की डेट में आते हैं, पर लेकिन इसका इस्तेमाल काफी अच्छे तरीके से यहाँ पर किया जाता है इस पर्टिकुलर चीज के लिए। उसी के बारे में, एक स्कीम के बारे में आप लोगों से बात करूंगा, तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डिटेल में सुनिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन आप लोगों के लिए एग्जाम में बन जाते हैं। कई सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के द्वारा काफी डिटेल में कवर किया गया यहाँ पर बेसिकली इंडियन फुटवेयर एंड जो लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके बारे में बात की जा रही है। अभी यहाँ पर हमारी कंट्री के द्वारा लगभग 1700 करोड़ रुपए यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ पर इसके चलते हम लोग समझेंगे क्या क्या मुद्दा है इसके अंदर में, सारी बातें मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा आर्टिकल को, बहुत सारी बातें कुछ नई भी जानने को मिलेगी, और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आप लोग को पता होगा, तो आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। स्कीम का नाम क्या है यहाँ पर, इंडिया फुटवेयर, इसी के साथ में लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी कि जो जूते चप्पल होते हैं उसी के साथ में लेदर के फील्ड में क्या क्या डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमारे देश में 1700 करोड़ रुपए इस पर्टिकुलर स्कीम के लिए दिए गए। तो काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जब पैसा देंगे तभी उस फील्ड में कुछ ना कुछ काम होता हुआ आगे नजर आएगा। तो उसी में से एक काम आप लोगों को देखने को मिलेगा। इंडियन जो फुटवेयर और जो लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है यहाँ पर ये अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट, इसी के साथ में कंट्रीब्यूशन जो रहते हैं यहाँ पर IFLADP के बारे में। तो यहाँ पर 31 मार्च 2026 तक आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें जो है वो देखने को मिलेगी कि रिव्यू किया जाएगा कि कैसे प्रोग्राम यहाँ पर चल रहा है। तो यानी कि आने वाले टाइम में लगभग 5 साल जो है हम लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, और फिर देखते हैं कैसे यहाँ पर काम चल रहा है। अनाउंसमेंट किया गया यहाँ पर 2600 करोड़ रुपए यहाँ पर 3 फाइनेंशियल ईयर के लिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 17 से लेके यहाँ पर 19 तक का, अब यहाँ पर चीजों को एक्सटेंड किया जा रहा है और पैसा देकर, ताकि इस स्कीम को आगे लेकर चल सके। तो अब यहाँ पर कई सारी बातें बताऊंगा IFLDP स्कीम के बारे में। पहले तो कैसी स्कीम है यहाँ पर ये, तो 2 तरीके की स्कीम होती है नॉर्मली, एक को बोलते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक को बोलते हैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। यानी कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम कैसी होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ही पूरा पैसा देती है स्टेट को कि लो जाओ मजे लो और स्कीम को इंप्लीमेंट करो, तो उसको सेंट्रल सेक्टर स्कीम बोलते हैं। पर लेकिन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम कैसी होती है, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई साहब आधा पैसा मैं दूंगी और आधा तुमसे लूंगी, और उसको स्कीम को इंप्लीमेंट करो तुम, यानी कि आधा पैसा तुम दो आधा हम देंगे, तो मिलकर काम करेंगे, उसको सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम बोलते हैं। तो यहां पर ये वाली कैसी है, ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देने वाली है, ठीक है। एम क्या है यहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर द लेदर सेक्टर, की क्या क्या हम लोग ढांचागत विकास कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट पर कोई इंपैक्ट ना पड़े, कुछ ऐसा काम हम लोग कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक कंसर्न है उसके रिलेटेड वो देख सकते हैं। इसी के साथ में एडिशनल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आए तो वो भी काम करेंगे, कोई प्राइवेट वाला आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आखिर गवर्नमेंट ही को सारा पैसा खर्च करे, तो
तो वो देखने को मिलेगा। इंप्लॉयमेंट जनरेशन का काम करेगा, क्योंकि लोग अगर काम करेंगे इसमें लेदर के यूज करके हम लोग जूते चप्पलें बनाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को व्यापार मिलेगा, लोगों को जॉब मिलेगी, तो सारी चीज देखने को मिलेगी। और प्रोडक्शन भी बढ़ेगा हमारे देश में, तो जो डिमांड है वो सप्लाई हो जाएगी, बाहर से खरीद कर सामान नहीं लाना पड़ेगा, तो अपने ही देश में हम लोग काम कर पाएंगे, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो है ना काफी अच्छी स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं डिटेल में क्या क्या बातें हैं। एक ये जो स्कीम आप लोगों को देखने को मिलती है, इसके अंदर कई सारी सब स्कीम भी आ जाती हैं। यानी कि देखिए, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कहीं पर कोई एक स्कूल आप लोग खोल दो, तो उसके आसपास में किताब कॉपी की दुकान, फोटो कॉपी की दुकान, ठीक है, बच्चों की स्कूल की ड्रेस की दुकान, पेन, ये सारी चीजें आप लोग को मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो इसी के चलते यहाँ पर सब स्कीमें जो कि अप्रूव की गई इस प्रोग्राम के तहत, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए टेक्नोलॉजी का यूज करना, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट लेदर सेक्टर, यानी कि लेदर सेक्टर के साथ में और क्या डेवलप आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। जूता अगर कोई बनाया जा रहा है तो उसमें कहीं ना कहीं कपड़े का भी थोड़ा बहुत यूज होगा, फीते वगैरह बनाने के लिए, फिर वो सब चीजें जो भी करना है, तो उसको भी साथ में लेकर चल सकते हैं। इंस्टीट्यूट, एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटेट करना चीजों का, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड कराना, इस तरीके से अगर कोई काम कर रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना। मेगा अगर बात करें तो लेदर फुटवेयर और एसोसिएशन क्लस्टर डेवलपमेंट बनाना। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एरिया है, काफी ज्यादा यहाँ पर काम हो रहा है इस पर्टिकुलर फील्ड में, तो और ज्यादा डेवलपमेंट वहां पर प्रोवाइड कराना, ऐसे बोल सकते हैं। ब्रांड का प्रमोशन करना, अगर कोई एक बार ब्रांड बन गया तो फिर यहाँ पर लोग जो है उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं, ठीक है। जैसे कई सारे बच्चे बोलते हैं सर आप तो यूपीएससी पर फोकस देकर चलते हो, तो कई सारे बच्चे बोलते हैं कि एसएलवी जो है वो बेसिकली यूपीएससी के लिए चैनल है मेनली, पर लेकिन यार करंट अफेयर ना हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। वो अलग बात है, मैं यूपीएससी के लेवल पर ले जाकर आप लोगों को पढ़ाता हूँ, इतने डिटेल में चीजें पढ़ाता हूँ, पर लेकिन रियलिटी में अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी करें ना, और उसको इस लेवल पर आकर अगर आप लोग पढ़ लोगे, तो सोचो कितना आसान आप लोगों को लगेगा, क्योंकि उसके ऊपर की तैयारी आप लोगों ने कर ली है। हाँ, वो एक अलग बात है कि आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डिटेल में इसलिए पढ़ाता हूं कि करंट अफेयर ऐसे कवर कर देना कि आप लोग का हर एक एरिया कवर हो जाए। अब वो एसएससी में पूछ लो, बैंकिंग में पूछ लो, स्टेट पीसीएस के अंदर पूछ लो, यूपीएससी में पूछ लो, मेरा काम होता है करंट अफेयर को कवर करना स्टडी पोर्शन के साथ में, तो उसके चलते आप लोग देख सकते हैं। पर लेकिन ब्रांड क्या बना दिया कि हाँ एसएलवी जो है स्टडी लेवल बेस्ड जो है वो यूपीएससी के लिए चैनल है, ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से ब्रांड बन गया कि हाँ यूपीएससी के फील्ड का करंट अफेयर कवर करना हो या फिर पॉलिटी कवर करनी हो, तो आप लोग यहाँ पर एसएलवी चैनल को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। हालांकि और भी बहुत सारी चीजें, गाइडिंग वीडियो भी आप लोग के लिए बना रखी है, और भी बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है। तो ये नहीं कहने का मतलब कि यूपीएससी का टैग दे दिया, तो वो वाली बात आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इसको सोच सकते हैं। पर लेकिन करंट अफेयर आप लोग कहीं पर भी अगर देखें तो आप लोग उसको यूज कर सकते हैं, इस लेवल पर पढ़ाया जाता है। और समझ में ना आए तो समझ में आता है कि यार वो तो इतना हाई लेवल पर पढ़ा देते हैं, समझ में नहीं आता, तो लगे भी कि यार समझ में नहीं आ रहा है। क्या कोई ऐसा बच्चा जिसको पढ़ाता हूं मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता है? अगर ऐसा कोई है तो बताया करो यार कि हाँ यार ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसको टैकल किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि मतलब एक तरीके से होशियार बच्चों को आगे लेकर चलना है, ठीक है। तो सबका साथ सबका विकास, तो मोदी जी का नारा मुझे यहाँ पर अच्छा लगता है, ठीक है। तो डेवलपमेंट ऑफ द डिजाइन के बारे में बात की जा रही है कि डिजाइन वगैरह भी करने इन सब चीजों के फील्ड में, ठीक है। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर और कई सारी चीजें जैसे डिजाइन करना, वो सारी चीजों के साथ में 100 करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रपोज किया गया, क्योंकि कोई भी जूता अगर आप लोग लेने जा रहे हैं तो उसकी डिजाइनिंग काफी ज्यादा डिपेंड करती है। जूता पहनने से पहले आप लोग देखते हो कितना कंफर्टेबल है, किस कंपनी का है, ठीक है, उसका लेदर वगैरह कैसा है, अच्छे से आप लोग उसको निहारते हो। तो मार्केटिंग वगैरह भी होना जरूरी है, बायर और सेलर के बीच में फैसिलिटेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। डिजाइन इंटरनेशनल लेवल के लेवल का हो, अगर एक तरीके से ट्रेड फेयर हो यहाँ पर, कोई ऐसा नहीं कि घपलाबाजी चल रही है। तो कई सारे ऐसे माहौल बनाने की कोशिश की जाती है ताकि स्कीम को सही डायरेक्शन में लेकर चल सके, क्योंकि अगर ये स्कीम ढंग से इंप्लीमेंट हो जाती है तो हमारे देश में इंप्लॉयमेंट जनरेशन काफी अच्छा होगा, खासकर वुमेन के लिए भी, क्योंकि इस फील्ड में वुमेन काफी ज्यादा काम करती हैं। स्किल डेवलपमेंट होगा काफी अच्छा, डिसेंट वर्क मिलेगा यहाँ पर, कम से कम खाना पीना अच्छा चल पाएगा जिंदगी में, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी, और सस्टेनेबल प्रोडक्शन रहेगा। सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है कि ढंग से चीजों को यूटिलाइज कर पाएंगे, कोई भी हानि यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी। तो इसके चलते क्या होगा, लोगों की गरीबी मिटेगी, जेंडर इक्वलिटी बढ़ेगी, क्योंकि महिलाओं को भी काम मिल रहा है, स्किल डेवलपमेंट आप लोग को देखने को मिलेगा, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल तो आप लोग अचीव करते हुए नजर आओगे। क्योंकि जब किसी को जॉब मिल जाती है ना, तो उसकी भूखी मरी भी खत्म हो जाती है, और कहीं ना कहीं एजुकेशन का स्टैंडर्ड भी बढ़ता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अगर बात करें अदर नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन से हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जनरेशन ऑफ द इंप्लीमेंट के बारे में, गुड हेल्थ के बारे में, इसी के साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में, और अफोर्डेबल और क्लीन जो एनर्जी है कहीं ना कहीं वो भी आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि इतने सारे अचीवमेंट यहाँ पर होंगे जब हम लोग इस फील्ड में काम करेंगे। अब कुछ बात जानते हैं हमारे देश में इसका बेसिकली क्या सिस्टम है, उसको आप लोग समझिए। दुनिया में सेकंड लार्जेस्ट हमारा है चाइना के बाद में, जब इस फील्ड में हम लोग काम करते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा बड़ी इंडस्ट्री दुनिया में चाइना में, दूसरे नंबर पर हमारे देश में, ठीक है। पहला तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेगा, हमारे देश में लोग जो चिकन के पीछे ज्यादा पड़े हुए हैं, तो आप लोग को देखना पड़ा मैक्सिमम हम लोग ये चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, यानी कि अगर कोई भी यहाँ पर जो है जानवरों को अगर मार रहा है इस तरीके से, तो उसका मैक्सिमम हम लोग एक्सपोर्ट ही करते हैं। हमारे देश में काफी बड़ा एक सेक्टर है जिसको एक्सपोर्ट किया जाता है। बाकी अगर बात करें
हमारे देश में मैक्सिमम जो जानवर है उनको तभी काटा जाता है जब यहाँ पर कहीं ना कहीं उनके तो कोई बीमार हो गया है, ठीक है, या फिर एक तरीके से नहीं बुजुर्ग हो गया है, तभी उनको यहाँ पर बेसिकली कटाई के लिए भेजा जाता है। पर नॉर्मली ऐसा विदेशों में नहीं देखने को मिलेगा। विदेशों में पाला इसलिए जाता है यहाँ पर कि यहाँ पर उसको खाया जा सके। पर हमारे देश में क्या है, ये तो भाई बीमार हो गया या फिर यहाँ पर उसकी उम्र हो गई है, अब वो यहाँ पर काम कर नहीं रहा, तब उसको काटने के लिए भेजा जाता है। तो ऐसे आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हमारे देश में थोड़ा सा डिफरेंट है पैटर्न, इसलिए कई सारे देश ये बोलते हैं कि इंडिया का जो मांस है वो नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में या तो बीमारी वाले जानवरों को काटते हैं या फिर बुजुर्ग को काटते हैं, जबकि कई सारे दोस्त ऐसे जो उसी के लिए प्रॉपर काम करते हैं तो उसके लिए, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पर फिर भी संख्या बहुत ज्यादा है। हमारे देश में सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है हम लोग आफ्टर चाइना लेदर गारमेंट्स के। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे देश में भी काफी ज्यादा स्केल पर यहाँ पर इनकी कटाई होती है। मांस वगैरह बेच देते हैं, बाकी का जो बच गया उससे हम लोग यहाँ पर लेदर में यूज कर लेते हैं, ठीक है। बाकी क्योंकि आप लोगों से पता ना चिकन के पीछे दुनिया आज के में कहीं पर भी एडवर्टाइजमेंट आप लोग देख लो या फिर देखो तो उसको तो लोग दबाकर खा रहे हैं, पर लेकिन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट लोग रखते नहीं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर जो इंडस्ट्री है यहाँ पर वो काफी ज्यादा एक तरीके से कंसिस्टेंस है, हायर एक्सपोर्ट में अर्निंग अच्छी खासी आती है निकलकर, तो इसके चलते भी काफी सारी चीज देखने को मिलेगी। और टॉप 10 फॉरेन एक्सचेंज जो अर्नर है कंट्री के अंदर में, जहां से टॉप 10 अगर बात करें से पैसा कमाया जाता है, उसमें से एक आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा एरिया है हमारे देश में। और नॉर्मली अगर आप लोग किसी बड़ी सिटी में रहते हैं, उसके आसपास कहीं ना कहीं कमेला आप लोग को देखने को मिल जाता है जहां पर जानवरों को काटा जाता है। उसके आसपास वाले एरिया के लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि दूर दूर तक काफी ज्यादा बदबू फैलती है। ये भी कई सारे ऐसे आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए। इसके ऊपर कई सारे केस भी चले पिछले टाइम में, जब यहाँ पर बात की जाती थी कि गाय वगैरह को न काटा जाए, उसके चलते कई सारे केसेस निकल कर आए थे। तो बहुत सारे इश्यू भी यहाँ पर चलते रहते हैं, ठीक है। हमारी कंट्री में आज के डेट में रॉ मटेरियल काफी ज्यादा है। रॉ मटेरियल मतलब जैसे जानवर है उनकी संख्या काफी ज्यादा है, तो लगभग 20% वर्ल्ड के कैटल और जो बेफेलो है वो हमारे देश में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में 11% वर्ल्ड की जो बकरियां हैं या फिर भेड़ है वो हमारे देश में पाई जाती है। तो आसानी से रॉ मटेरियल मिल गया। यहाँ पर रॉ मटेरियल होता है तो फिर उसको पैकेज कर काट पीट कर उसको भेज देते हैं आराम से। तो या फिर जूते बनाने या फिर ये चमड़े का सामान बनाना है तो भी आसानी से यहाँ पर बन जाता है। बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है रॉ मटेरियल की। इसी के साथ में जो लेदर इंडस्ट्री यहाँ पर वो काफी बड़ा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराती है। बात की जा रही है लगभग यहाँ पर 4 मिलियन लोग, 4 मिलियन मतलब 40 लाख लोग हमारे देश के इसके साथ में जुड़े हुए हैं। इससे अंदाजा लगाइए आप लोग कितने सारे लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। खासकर वीकर सेक्शन जो है सोसाइटी का, उसको काफी ज्यादा फायदा होता है, क्योंकि जिनकी फैमिली ठीक ठाक है वो इस ऐसे एरिया में काम करना पसंद नहीं करते हैं। तो वो सोसाइटी का सेक्शन जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है या फिर वीक सेक्शन है सोसाइटी का, उसको अच्छा खासा इंप्लॉयमेंट यहाँ पर मिल जाता है, तो उसके लिए फायदा हो जाता है। और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलेगा कि वुमेन जो है लगभग 30% इसमें महिलाएं आप लोगों को नजर आएंगी। जैसे एक बार काट पीट तो फिर पैकेजिंग इंडस्ट्री में कई खासकर महिलाओं को यूज किया है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक एरिया ऐसा हो जाता है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई। तो जनरल नॉलेज के लिए भी याद रखिए, कोई पूछने लगे हमारे देश में दुनिया के कितने जानवर पाए जाते हैं, तो 20%। बकरियां भेड़ कितनी पाई जाती है? 11%, ठीक है। तो ये इसमें कितनी महिलाओं को काम मिलता है? 30%। तो कहीं आंसर राइटिंग ऐसे राइटिंग में कहीं लिखने के लिए आ जाए तो ये पॉइंट्स होते हैं जिनको आप लोग मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर अगर बात करें आगे, यहाँ पर हमारी कंट्री यंगेस्ट वर्क फोर्स है आज के डेट में, ठीक है। यानी कि हमारे देश में आज के डेट में अगर आप लोग अपनी एज भी सारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप लोग की एज क्या है, तो रेयरली कोई ऐसा देखने को मिलेगा जो कि 35 साल से ऊपर जा चुका है। मुझे लगा 35 साल से मतलब मिल सकता है, हालांकि अगर मैं ऐसी बात नहीं करता हूं, पर टीचर भी आप लोग अब तक यहाँ पर आप लोगों को अंडर 35 देखने को मिल रहा है। तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि यहाँ पर अगर बात करें तो एक यंग जनरेशन वाली कंट्री है हमारा देश, ठीक है। जैसे कि मैं अपने जब यहाँ पर अगर बात करें, अगर हम लोग एसएलवी चैनल के बारे में बात करें तो मैक्सिमम यंग जनरेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसके स्टैटिस्टिक्स देखता हूं मैं, ठीक है। तो उसमें मैक्सिमम यंग बच्चे आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, यंग जनरेशन हमारे देश में काफी अच्छे लार्ज स्केल पर एक वर्क फोर्स है जिसको हम लोग आगे यूटिलाइज कर सकते हैं। पर लेकिन अगर उसको स्किल प्रोवाइड करा दें, एजुकेशन प्रोवाइड करा दें, हेल्थ प्रोवाइड करा दें, तो वो काफी ज्यादा जरूरी है। यूएसए, जर्मनी, यूके, इटली, फ्रांस, स्पेन, नीदरलैंड और यूएई, तो ये वो देश है जहां से हमारी कंट्री का ये माल जो है वो सप्लाई किया जाता है। तो जिससे चलते, और इसी के साथ में लेदर प्रोडक्ट यहां पर बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो लेदर प्रोडक्ट सप्लाई किए जाते हैं काफी लार्ज स्केल पर। तो ये कुछ बातें हैं। अगर कल को लेदर के बारे में कुछ लिखने के लिए आ जाए तो पूरा एक स्क्रीन के बैकग्राउंड में मैंने सारी स्टेटिक पोर्शन भी आप लोगों को कवर करा दिया। कोई कंफ्यूजन अगर हो इसके बारे में तो जरूर बताना, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए माइंड में, ठीक है। तो पूरा टॉपिक की चहुमुखी विकास, तो पूरे टॉपिक का चहुमुखी विकास कर दिया मैंने आप लोगों के सामने। कंफ्यूजन नहीं रखना, माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। इंपोर्टेंट आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी बात कर रहा है बायोडायवर्सिटी और इन्वायरमेंट के बारे में। तो आइए आप लोग यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी कवर करूंगा जिसका नाम है काजीरंगा नेशनल पार्क। बात करेंगे आसाम के बारे में। क्या आसाम में अकेला काजीरंगा नेशनल पार्क है? नहीं भाई साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आसाम बहुत ही एक तरीके से कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी एक हेरिटेज रिच आप लोग राज्य बोल सकते हैं। आसाम को देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश टच करता है, इधर नागालैंड, इधर मणिपुर, इधर मिजोरम, इधर त्रिपुरा और इधर मेघालय, और इधर आएंगे तो वेस्ट बंगाल आप लोग को टच करता हुआ नजर आ जाएगा और बीच में आप लोग को यहाँ पर आसाम देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये हो गया आसाम। अगर बात करें आसाम को इंटरनेशनल लेवल पर कौन टच करते हैं, तो याद रखिएगा 2 देश टच करते हैं, एक साइड में भूटान और दूसरे साइड में बांग्लादेश। ठीक है, अब बात करते हैं आर्टिकल के बारे में। आसाम के अंदर में टोटल मिलाकर 7 नेशनल पार्क हैं। एक को बोलते हैं यहाँ पर बेसिकली रायमोना नेशनल पार्क, दूसरा है मानस, ओरेंग, नामेरी, इसी के साथ में डिब्रू सिकोहो, इसी के साथ में दिहांग, ठीक है, पर दिहांग पटकी भी बोलते हैं इसको, इसी के साथ में काजीरंगा जो भी काफी फेमस है, आप लोगों ने सुना होगा। तो अभी रिसेंटली जो नए ऐड किए गए यहाँ पर, ये बेसिकली याद रखिएगा 2 हैं, इसका नाम है यहाँ पर रायमोना और एक का नाम है यहाँ पर दिहांग पटकी। ये 2021 में अभी नया इनको ताजा नेशनल पार्क का खिताब मिला है। अब आगे बात करते हैं। रिसेंटली अभी क्या हुआ यहाँ पर, ये देखने को मिला काजीरंगा नेशनल पार्क के अंदर, आसाम के अंदर अभी कार्बन एमिट होता हुआ नजर आया, ना कि कार्बन एमिशन, एक तरीके से कार्बन को एब्जॉर्ब करते हुए। मतलब क्या है समझिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा साइंटिफिक लग सकता है क्योंकि मैगजीन का टॉपिक है, ठीक है, और मैगजीन जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके लिखते हैं। तो जो डाउन टू अर्थ मैगजीन है यहाँ पर, उसमें से आर्टिकल लिखा गया है, काजीरंगा नेशनल पार्क इज नेट कार्बन एमिटर, तो क्लाइमेट चेंज में मेक इट वर्स। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं कि नॉर्मली जहां पेड़ पौधे होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एमिट करते हैं। तो ये कैसे प्रक्रिया चलती है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा। प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया होती है बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की, जिसको आप लोग इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है? जब हरे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं तो वो बाहर से क्या उठाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड उठाते हैं, उसका यूज करते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ऑक्सीजन को वो रिलीज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऑक्सीजन की कार्बन डाइऑक्साइड ही बेसिकली लेंगे और ऑक्सीजन ही रिलीज करेंगे, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है, वो खासकर शाम के टाइम पर, यानी कि नाइट के टाइम पर। हालांकि ऐसा भी कुछ नहीं है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझा देता हूं, जनरल साइंस का टॉपिक है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि ये बोला जाता है कि रात को पेड़ के नीचे मत लेटना। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि रात को पेड़ के नीचे नहीं लेटना है। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि पेड़ में से कुछ ना कुछ गलत निकलते हैं। तो वो गलत क्या है? वो गलत है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या यार ये रात में निकलने लगती है, दिन में नहीं निकलती? दिन में भी निकलती है, पर रात में वो ज्यादा हो जाती है, ज्यादा नहीं होती है, रहती उतनी है। रीजन ये कि रात में फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो है वो बंद हो जाती है, क्योंकि लाइट नहीं रहती है। और फोटोसिंथेसिस की जब क्रिया बंद हो जाती है, लाइट नहीं रहती है, तो ऑक्सीजन निकलना बंद हो जाता है। तो ऑक्सीजन निकलता नहीं है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जितनी है उतनी की उतनी रहेगी। बस एक ही ऑक्सीजन न होने की वजह से उसकी क्वांटिटी बढ़ी हुई नजर आने लगती है, जिसकी वजह से कई बार ये कहते हैं कि सांस लेने में लगता है दिक्कत आएगी। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलने लगती है। हालांकि इतना इंपैक्ट पड़ता नहीं है, वो तो एक तरीके से बहुत ही लार्ज स्केल पर अगर कोई ज्यादा इशू है तो फील हो सकता है, वरना ऐसी चीजें फील होती नहीं है। तो आप लोग समझ सकते हैं। तो ये बातें बोले थे कि क्यों बोला था कि पेड़ के नीचे मत लेटना। सुना होगा ना बचपन में आप लोगों ने कि पेड़ के नीचे मत सोना। ठीक है, तो ये एक बेसिक साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट है। उसके पीछे कोई भी अगर कुछ बोलता है ना आप लोग आज के डेट में कि ये काम मत करना, तो ऐसे ही आंख बंद कर मत सुना करो कि अच्छा ये नहीं करना, पूछा करो कि क्यों नहीं करना है। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप लोगों को लड़ रहे हैं किसी के साथ में, पर हाँ कम से कम एक तरीके से आप लोगों को एक जागरूक नागरिक होना चाहिए, उसके बारे में पता होना चाहिए आप लोगों को। मेरा बेसिक पर्पज ये है बोलने का। ओके, समझते हैं आर्टिकल के बारे में। अभी रिसर्चर को ये मानने को मिला है कि नॉर्मली जो अगर बात करें कार्बन एमिशन जो हुआ करता था यहाँ प्री मॉनसून के टाइम पर ज्यादा हुआ करता था नॉर्मली अगर देखा जाए। ठीक है, तो एक तरीके काजीरंगा एब्जॉर्ब करता मोस्ट अबंडेंट ऑफ कार्बन एमिशन को। प्री मॉनसून के टाइम पर क्या होता था, काफी ज्यादा कार्बन एमिशन को यहाँ पर ये बेसिकली कार्बन का जो एमिट होता था उसको एब्जॉर्ब किया करता था। पर लेकिन वो एब्जॉर्प्शन जो पावर है वो काफी ज्यादा कम हो गई है। क्यों? क्योंकि नॉर्मली प्रोसेसर मैंने बताया अभी फोटोसिंथेसिस की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है और ऑक्सीजन रिलीज की जाती है। तो जो अभी काजीरंगा नेशनल पार्क है वो नेट एमिटर कैसे बन गया, तो इसके लिए कई सारी बातें इनके द्वारा बोली गई है। एक तो यहाँ पर एक यूनिक सोइल देखने को मिलेगी, एक अलग प्रकार की मिट्टी है यहाँ पर। उस अलग प्रकार की मिट्टी में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसकी लार्ज पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिलती है, और वो जो बैक्टीरिया वो काफी लार्ज स्केल पर कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हो जा रही है। ऑलरेडी मार्केट में, यहाँ पर मार्केट बोलूं तो मतलब इसके एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा आप लोग को देखने को मिल जाती है। तो पहला तो ये मुद्दा हो गया कि यहाँ का जो मिट्टी है उसमें जो बैक्टीरिया है उसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड काफी ज्यादा रिलीज हो रही है। तो इसका सोल्यूशन क्या था? सोल्यूशन था यहाँ पर नॉर्मली अगर बात करें कि यहाँ पर बेसिकली कि ऑक्सीजन ज्यादा रिलीज होती तो फिर उसकी क्वांटिटी कम लगती, पेड़ पौधे ज्यादा अचीव करते। पर लेकिन होता क्या है, नॉर्मली कई बार इस एरिया में यहाँ पर जो क्लाउडेड कवर रहता है, यानी कि जो यहाँ पर ये काजीरंगा नेशनल पार्क के ऊपर कई बार बादल मंडराते रहते हैं, और बादल मंडराते रहने की वजह से क्या होता है, यहाँ पर सूरज नहीं दिखेगा।
अब सूरज अगर नहीं दिखेगा अच्छे लेवल पर, तो जो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जिससे पेड़ पौधे अपना खाना बनाते हैं, वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे। और जब वो अपना खाना नहीं बना पाएंगे तो उस टाइम पर यहां पर क्या होगा, फिर ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, यानी कि ऑक्सीजन तो रिलीज उसी में होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी भी नहीं घटेगी, ऑक्सीजन बाहर ही निकल के आएगी, ऑक्सीजन की मात्रा भी नहीं बढ़ेगी। तो कहने का मतलब यहां पर यह है कि जैसा यहां पर कंडीशन बन जाती है, प्री मॉनसून कंडीशन बना करती थी, अब यहां पर उसके बाद भी कंडीशन ऐसी बनी रहती है। तो जो फॉरेस्ट है वो नेट एमिटर बन गए, बिल्कुल ऐसे ही जैसा माहौल आप लोगों ने यहां पर सुना होगा कि अमेज़न के रेन फॉरेस्ट जो है यहां पर, उनमें भी ये कंडीशन देखने को मिली थी। तो काजीरंगा नेशनल पार्क भी उसी पैटर्न में आ गया है। तो ये बातें हैं, ठीक है। इसी के साथ में एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर, यह है लेस रेनफॉल फ्रॉम द, यह ट्रांसपायर्ड वाटर। ये इंपॉर्टेंट वर्ड आप लोगों के लिए बन जाएगा, ध्यान से सुनेगा। ट्रांसपायर्ड वाटर क्या होता है, जब कोई भी पेड़ पौधा होता है वो जमीन में उसकी जड़ें गड़ी होती हैं, उस जमीन में से वो क्या करता है, वो पानी को खींचता है, और ये पानी खींचने के बाद में फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, आप लोगों को यहां पर इसमें से क्या होता है, पानी बाहर निकलता है पेड़ों में, पत्तियों पर आप लोगों ने देखा हो नॉर्मली, ठीक है। तो यहां पर इसमें से बाहर निकलता पानी नजर आता है, ठीक है, जब भी यहां पर ये अपना खाना बनाते हैं। तो जो इसके यहां पर जो स्टोमेटल है उनमें से यहां पर जब ये ओपन होते हैं तो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को अचीव करते हैं, यानी कि अपने अंदर लेते हैं, और उसी जब ये खोलते हैं अपना मुंह, उसी में से फिर ऑक्सीजन निकलकर बाहर जाती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पर लेकिन जब यहां पर ये माहौल ही नहीं बनेगा, उनको ऐसा यहां पर माहौल ही नहीं बनेगा फोटोसिंथेसिस की क्रिया का, तो इनके अंदर से पानी भी नहीं निकलेगा, वो तो पानी भी कम ही निकल के नजर आएगा यहां पर। तो कहने का मतलब यहां पर यह कि ये पेड़ को जो प्रक्रिया है यहां पर, उसमें भी आप लोग कमी नजर आएगी, यानी कि उसका जो प्रोसीजर है उसमें भी इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, वो भी पानी कम खींचता हुआ नजर आएगा, बाहर पानी कम निकालता हुआ नजर आएगा। तो उसके चलते भी यहां पर बारिश में बेसिकली में इन्वायरमेंट में मॉइस्चर कम नजर आएगा, और मॉइस्चर कम रहेगा, पानी की क्वांटिटी कम रहेगी, तो बारिश कम होती है। तो ये एक रीजन आप लोग बोल सकते हैं। थोड़े से साइंटिफिक है पर लेकिन ये जनरल साइंस है यार, बिल्कुल बेसिक एनसीईआरटी। अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ रखी है तो बहुत ही डिटेल में पढ़ा रखे हैं चैप्टर यार वहां पर। एनसीईआरटी एक ऐसी चीज है, अगर उनको पढ़ोगे तो जिंदगी में कभी भी कोई भी दिक्कत देखने को मिलेगी। तो एनसीईआरटी हमेशा कवर करके चलिए, वो आप लोगों की A to Z कवर होनी चाहिए, ठीक है। तो बेसिक चीजें हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में बात करें तो लोकेशन के बारे में बात करें तो लगभग 42,996 हेक्टेयर एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। बोला जाता है इट इज द सिंगल लार्जेस्ट, ये एक तरीके से सिंगल लार्जेस्ट अनडिस्टर्ब और एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव एरिया है ब्रह्मपुत्रा वैली का जो फ्लड प्लेन है, यानी कि जो ब्रह्मपुत्रा रिवर जहां से होकर गुजरती है उसमें काफी बड़ा रीजन यहां पर इसी के अंदर में आता है। लीगल स्टेटस इसको मिला था नेशनल पार्क का 1974 में, और टाइगर रिजर्व इसको डिक्लेयर कर दिया गया 2017 में। इसी के साथ में ये याद रखना 1985 में काजीरंगा को यहाँ पर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी बना दिया गया। और इंपोर्टेंस ऑफ बर्ड एरिया, यहाँ पर बर्ड लाइफ इंटरनेशनल है उसके थ्रू इसको डिक्लेयर किया गया। तो ये सारी बातें काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में कई बार लिखने के लिए पूछ लिया था, तो अगर आप लोगों के माइंड में क्लियर होगी तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। इसी के साथ में अगर बायोडायवर्सिटी के मामले में बात करें तो यहाँ पर जो वन हॉर्न राइनोज पाए जाते हैं तो इसको गैंडे का पार्क भी बोला जाता है, जहां पर बेसिकली वन सिंह के गैंडे पाए जाते हैं, सुना होगा आप लोगों ने, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप लोगों को देखने को मिलेगी, जहां पर वन हॉर्न राइनोज सबसे ज्यादा है, ठीक है। सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ राइनोज आप लोगों को देखने को मिलेंगे आफ्टर काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो याद रखिएगा पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसी के साथ में ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों से यहां से बन जाता है। ये सारा स्टैटिक पोर्शन है, ठीक है। न्यूज आप लोग की खत्म हो चुकी है पहले ही, हालांकि ये भी स्टैटिक ही था, ठीक है। तो इसलिए करंट और स्टैटिक का साथ में कवर हो गया, और वो भी एक मैगजीन का आर्टिकल। तो समझ सकते हैं कि आप लोगों की तैयारी एक नेक्स्ट लेवल की हो जाती है। नॉर्मली लोग क्या होते हैं, कुछ रिसोर्सेज पढ़ते हैं बाकी के छोड़ देते हैं, पर लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें इकट्ठा कर आप लोगों के सामने लाकर लाई जाती है, तो अच्छे लेवल पर आप लोग तैयारी कर पाते हैं। बिग फोर जो है यहाँ पर, इनको बोलते हैं राइनोस, एलिफेंट, रॉयल बंगाल टाइगर और एशियाटिक जो यहाँ पर वाटर बफेलो है। तो ये बिग फोर बोलते हैं इनको, जिनको एक तरीके से जैसे आप लोग बोलते हैं फोर वॉच डॉग कौन है कॉन्स्टिट्यूशन की, अगर आप लोगों से पूछूं बताइए जरा, कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के 4 वॉच डॉग कौन से हैं, तो उनके बारे में आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। होम है यहाँ पर ये 9 ऑफ द 14 स्पीसीज के बारे में अगर आप लोग बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ सकते हैं। रिवर यहाँ पर अगर बात करें, रिवर और हाईवेज आप लोग को देखने को मिलेंगे। नेशनल जो हाईवेज है 37 आप लोग को यहाँ पर पास होते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ में 250 सीजनल वाटर बॉडीज है इसके अंदर में, और इसी के साथ में यहाँ पर दिब्लू रिवर भी आप लोग को देखने को मिलेगी, जो कि यहाँ पर निकलती हुई नजर आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इसके बारे में। मुझे लगता है कि आप लोगों के माइंड में ये आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो बताना जरूर, डाउट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक और आर्टिकल है यहाँ पर, ये भी वुमेन से रिलेटेड यहाँ पर बात करें। वुमेन से रिलेटेड कई सारे आर्टिकल हो गए, इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो बात करते हैं, बात क्या की जा रही है यहाँ पर, अभी यहाँ पर बात की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट एंड जो हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है उसके द्वारा एनीमिया मुक्त भारत के बारे में बात की जा रही है। एनीमिया नॉर्मली खून की कमी आप लोगों ने सुना होगा, और महिलाओं में ये काफी नॉर्मली देखने को मिल जाती है उनकी पीरियड साइकिल की वजह से। तो इसके बारे में बात करेंगे और भी कई सारे इशू समझेंगे। 2018 में यहाँ पर बेसिकली एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटजी लॉन्च की गई थी,
ताकि एनीमिया का जो शिकार है उसको कम किया जा सके। और ये खासकर बच्चों में, महिलाओं में और एडोलेसेंट जो गर्ल है उसमें आप लोग को देखने को मिलते हैं। तो इसके चलते यहां पर इसको 6x6 स्ट्रेटजी में कैटेगराइज किया गया है। अब ये 6 टुगेदर बेनिफिशियरी होंगे, यानी कि जिनको फायदा मिलेगा। 6 यहां पर एक तरीके से इंटरवेंशन होंगे, किस किस एरिया में काम करना है, और 6 यहां पर क्या होंगे, ये इंस्टीट्यूशन होंगे जो यहां पर काम करेंगे। पूरा डिटेल में बातें करूंगा। तो पीआईबी के द्वारा ये आर्टिकल कवर किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर। तो 6 लोग ऐसे होंगे जिनको फायदा मिलेगा 6x6 स्ट्रेटजी में। 6 इंटरवेंशन होंगे, वो कौन कौन से हैं, और 6 इंस्टीट्यूशन काम करेंगे। तो अप्रोक्सीमेट 450 मिलियन बेनिफिशियरी होंगे जिनको फायदा पहुंचेगा, और 50% के करीब कंट्री की पॉपुलेशन को यहां पर इसके तहत कवर किया जाएगा, ताकि एनीमिया के शिकार लोगों को कंट्रोल किया जा सके। तो ये है बेसिक पर्पज इसका। तो समझने की कोशिश करते हैं यहां पर डिटेल में। 6 बेनिफिशियरी कौन है जिनको फायदा होगा। तो यहां पर चिल्ड्रन आप लोगों को देखने को मिलेंगे बेसिकली, जो कि 6 से लेके 49 मंथ की एज उनकी हो चुकी है, ठीक है, 59 सॉरी, ठीक है। तो यहां पर इनकी एज जो हो चुकी है यहां पर, वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसी के साथ में यहां पर ये चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे 5 से लेके 9 साल के बीच के। इसी के साथ में एडोलेसेंट गर्ल देखने को मिलेगी 10 से लेके 19 साल के बीच की। वुमेन आप लोगों को देखने को मिलेगी 20 से लेके 24 साल के बीच की। प्रेग्नेंट वुमेन नजर आएंगी, और लैक्टेटिंग मदर, इनके जो बच्चों को दूध पिलाती है। तो ये 6 लोग ऐसे हैं जिनको इसका फायदा होने वाला है, ताकि यहां पर टारगेट ये रखा गया था कि 3% का यहां पर जो भी यहां पर एनीमिया के शिकार लोग हैं उनको 2022 तक खत्म करना है। तो ये एक टारगेट हो गया। अब नंबर 6 के यहां पर इंटरवेंशन क्या होगा, अलग अलग तरीके की यहां पर बेसिकली दवाइयां वगैरह प्रोवाइड करा जा रही है, ठीक है। जैसे यहां पर बात की जा रही है किसके बारे में, यहां पर बेसिकली बात की जा रही है प्रोप्लेटिक जो आयनिक फोलिक होती है, बेसिकली एसिडिक सप्लीमेंट, यानी कि दवाइयां दी जाएंगी, ठीक है। डीवॉर्मिंग किया जाएगा। डीवॉर्मिंग के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, कई बार बच्चों के पेट में, ये नहीं होता, कई बार छोटे छोटे कीड़े टाइप के हो जाते हैं बच्चों के, क्या बड़ों के पेट में भी हो जाते हैं। तो इसके चलते यहां पर खासकर अगर वुमेन में भी इंफेक्शन हो जाए तो दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो उनको खत्म करने का काम किया जाता है। उनके लिए दवाइयां जो दी जाती हैं बेसिकली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करा जाएगा। इसी के साथ में यहां पर इंटेंसिफाइड ईयर राउंड बिहेवियर चेंज जो भी है यहां पर कम्युनिकेशन कैंपेन चलाया जाएगा, ताकि मिलकर काम करा जा सके। इसके चलते यहां पर कोई दिक्कतें देखने को नहीं मिले, और कोई भी डिले होता है तो उसको भी रोका जाएगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर एक तरीके से जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है टैक्सिंग ऑफ अमीनिया यूजिंग द डिजिटल, यानी कि डिजिटल मेथड में कैसे हम लोग इसको लेकर चल सकते हैं, ताकि ट्रीटमेंट के बारे में सबको इंफॉर्मेशन मिल सके। मैंडेटरी प्रोविजन देखने को मिलेंगे कि आयरन फोलिक जो एसिड है वो प्रोवाइड कराया जाए, ताकि हेल्थ को सुधारा जा सके। और न्यूट्रिशन जो नॉन न्यूट्रिशनल जो कोज है एनीमिया के, उनको भी पकड़ा जाएगा, यानी कि जिनकी वजह से एनीमिया होता है उसके ऊपर फोकस दिया जाएगा। तो किसी अकेले इंसान को तो काम है नहीं यहां पर, ये तो कौन काम करेगा। तो नेशनल एनीमिया मुक्त भारत यूनिट आप लोगों को देखने को मिलेगी। इंफ्रा मिनिस्ट्रियल कोऑर्डिनेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग जो यहां पर सप्लाई चेन एंड द लॉजिस्टिक आप लोगों के सामने नजर आएगी। इसी के साथ में बात की जा रही है यहां पर बेसिकली कन्वर्जेंस विद अदर मिनिस्ट्री के आप लोग मिलकर काम करेंगे। नेशनल सेंटर फॉर एक्सीलेंस एडवांस रिसर्च जो एनीमिया कंट्रोल देखने को मिलेगा। एनीमिया मुक्त भारत डैशबोर्ड ये आप लोगों को नजर आएगा। डिजिटल पोर्टल वन स्टॉप, ये यहां पर वन स्टॉप सोप फॉर द एनीमिया, यानी कहने का मतलब है कि 6 लोग, यानी कि 6 मिनिस्ट्री 6 तरीके से और 6 तरीके के लोगों को फायदा पहुंचाएगी। समझ में आ गया पूरा, ये बात यहां पर बोली गई है। अगर बात करें तो एम तो वही है बेसिकली, अगर एनीमिया के शिकार लोग हैं उनको कम किया जाए। एनीमिया की कंडीशन क्या होती है, एनीमिक कंडीशन मतलब क्या है इसका, इसका मतलब है कि नंबर ऑफ रेड ब्लड जो सेल्स हैं जो कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जिनकी होती है वो एक तरीके से कम हो जाए, इनकी संख्या कम हो जाए। ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने का काम करती है यहां पर ये, तो उनकी संख्या अगर कम हो जाए तो इंसान के एक तरफ सेहत पर इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। तो किसी की एज बड़ा छोटा या फिर बुजुर्ग, सेक्स यानी कि मेल और फीमेल, और कहां पर एरिया में रहते हैं, यानी कि कोई यानी ग्राउंड में रहता है, कोई यहां पर पहाड़ों में रहता है। पहाड़ों में कई बार दिक्कतें ज्यादा देखने को मिल जाती है क्योंकि वहां हरे घास फूस सब्जी नहीं पहुंच पाती है। स्मोकिंग अगर कोई करता है तो दिक्कतें देखने को मिलती है, और प्रेग्नेंट वुमेन की भी दिक्कत अलग नजर आती है। तो आयरन डिफिशिएंसी नॉर्मली यहां पर काफी कॉमन कोज है एनीमिया। तो इसके चलते यहां पर बात की जा रही है फोलेट। फोलेट क्या होते हैं यहां पर, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों के लिए। तो विटामिन B9 की बात की जा रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट है रेड ब्लड सेल के फॉर्मेशन के लिए, ये याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। और इसी के साथ में यहां पर अगर बात करें तो फोलेट जो है वो मेनली किससे पाया जाता है, जैसे ग्रीन वेजिटेबल होगी, ठीक है, बीन्स होगी, पीस हो गए, चने, नट्स वगैरह, इनमें सब में आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग भी अपनी डाइट में इंक्लूड करके चल सकते हैं। विटामिन B12 और विटामिन A डेफिशिएंसी की वजह से दिक्कतें देखने को मिलने लगती हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से सूजन आ जाती है कई बार बॉडी पे। पैरासिटिक इन्फेक्शन यहां पर निकल कर आता है, और इनहेरिटेंट डिसऑर्डर, यानी कि आप लोगों को, यानी जैसे आप लोगों को कई बार माँ बाप के द्वारा आप लोगों के लिए की संपत्ति छोड़ के गई है, तो आप लोगों को संपत्ति मिल गई, तो कई बार माँ बाप जो है संपत्ति में बीमारी भी छोड़ देते हैं अगर वो जेनेटिक बीमारी होती है। तो ये भी आप लोग यहां पर समझ सकते हैं।
इसकी वजह से थकावट लगेगी, वीकनेस देखने को मिलेगी, लेजीनेस आप लोगों को नजर आएगा, ड्राइंगनेस, यानी कि ये सारी दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर नजर आती हैं कि थका हुआ शरीर, टूटा टूटा सा कई बार आप लोग बोल देते ना, वो सारी चीजें यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगी जब यहाँ पर ये कोई कंडीशन हो जाती है। तो इंसान काम ढंग से नहीं कर पाता है। नॉर्मली आप लोगों ने, अगर आप लोगों ने किताबें पढ़ी है, कई सारे आर्टिकल कई बार न्यूज़पेपर में भी, मैगजीन्स वगैरह में छपते हैं, कभी आप लोगों ने देखा है, और खासकर लड़कियां ये चीज फील करती हैं, मैंने तो इनके बारे में पढ़ा है काफी बार इन सब चीजों के बारे में। तो क्या होता है कि जब नॉर्मली पीरियड साइकिल होती है लड़कियों की, आप लोगों ने सुना भी होगा इसके बारे में, उनकी बॉडी एक तरीके से टूटी हुई सी नजर आएगी, थकावट सी नजर आएगी, उनका काम करने का मन नहीं करेगा। तो कई बार इसके बारे में बोला भी जाता है कि कई सारे ऐसे आर्टिकल आए कि यहाँ पर उस टाइम पर उनको थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराना चाहिए, ठीक है, ताकि यहाँ पर उनकी बॉडी का जो एक साइकिल होती है वो कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में फिर उनकी जिंदगी सही चलती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर उसके नेचर के हिसाब से काम करना चाहिए। खासकर प्रेग्नेंट वुमेन और चिल्ड्रन जो है पर्टिकुलर काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिलेगी। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा बात बोलेगी यहाँ पर, जिसके चलते एनीमिक कंडीशन हमारे देश में जो फर्स्ट फेज में जब बातें की गई थी तो 22 राज्य और यूनियन टेरिटरी ऐसे थे जहां पर काफी लार्ज स्केल पर एनीमिक कंडीशन यहाँ पर पाई गई थी, उनके ऊपर काम करने की बात की गई। इवन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी यहाँ पर बोलती है कि नॉर्मली 12 से नीचे पाया जाता है, 12 ग्राम पर डेसीलीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि सही नहीं है, इसके ऊपर ठीक माना जाता है। बच्चों में कई बार 11 से भी नीचे देखने को मिलेगा, तो इसके ऊपर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। पर लेकिन कई बार काम नहीं हो पाता, क्यों? क्योंकि हेल्थ जो होता है वो स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। संविधान के अंदर जाओगे 7वें शेड्यूल में 3 लिस्ट देखने को मिलेगी, सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो इसको स्टेट लिस्ट में रखा गया, इसलिए स्टेट काम करेगा यहाँ पर। तो नेशनल हेल्थ मिशन जब इंप्लीमेंट किया गया तो काम करो भाई साहब, स्टेट को बोल दिया। तो वीकली आयरन और फोलिक एसिड सप्लीमेंट देने की बात की गई यहाँ पर, जिसे एनीमिक जो भी गर्ल है, बॉयज है, उनको देखा जा सके। आयरन फोलिक एसिड देने की बात की गई, कंट्रोल करने की बात की गई इन्फेक्शन, डिवॉर्मिंग के लिए यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है। एक किसको बोलते हैं यहाँ पर, इसको बोलते हैं यहाँ पर एल्बेंडाजोल, ठीक है। एक तरह की गोली आती है जो कि यहाँ पर इसको कम करने का काम करती है, तो इसको भी यहाँ पर दिए जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर हेल्थ मैनेजमेंट इन्फेक्शन सिस्टम के बारे में बात की, इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में बात की, मदर चिल्ड्रन को कैसे ट्रैक किया जाए ताकि एनीमिक कंडीशन को पहले ही पकड़ा जा सके। यूनिवर्सल स्क्रीनिंग प्रेग्नेंट वुमेन के लिए यहाँ पर स्कीम चलाएगी। तो ये कई सारी स्कीम है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ क्या क्या प्रोग्राम गवर्नमेंट ने चला रखे हैं, ठीक है। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान चलाया गया यहाँ पर, जिसके चलते हर 9वें महीने में 9 तारीख को हर महीने की यहाँ पर चेकअप प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसमें तो डॉक्टर भी जाकर अपना फ्री सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जो डॉक्टर है वो जानते होंगे इस बात को, ठीक है। ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द ब्लड बैंक काफी जरूरी होता है जब अगर बात करें यहाँ पर, खासकर लोकल एरिया में प्रोवाइड कराना, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर ये कुछ ऐसे नंबर भी हैं जिनको आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, आप लोग इनसे भी पता कर सकते हैं। कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जो कि आप लोग को पता होनी चाहिए। देखिए इंफॉर्मेशन उस तरीके से लो ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके, तभी चीजें आप सही डायरेक्शन में लेकर चल पाओगे, ओके। तो क्या क्या डिस्कस किया एक बार यहाँ पर नजर डालते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में काफी सारी डिटेल बताई, कहां से डिस्कस किया गया, सारी बातें जानी, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिल रही है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है, कहां कहां पर क्या क्या चीजें पाई जाती है, सब कुछ हम लोगों ने काफी डिटेल में यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए। विज्ञान ज्योति स्कीम के बारे में हम लोगों ने बातें की, तो ये भी काफी इंपोर्टेंट है। यहाँ पर प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर एक आर्टिकल डिस्कस किया, क्या होता है स्टेम सिस्टम, वो सारी बातें हम लोगों ने डिस्कस की। कोई भी डाउट नहीं होगा आप लोगों को, यहाँ पर सारी चीजें अच्छे से जानी। चमड़े के उद्योग के बारे में बात करी, पीआईबी का ये आर्टिकल था, डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस किया। कौन कौन सी स्कीम है यहाँ पर, हमारे देश में कितना ये व्यापार किया जाता है, बाहर कितना हम लोग बेचते हैं, अपने देश में कितना काम करते हैं। तो एक एक पॉइंट मैंने सारी बताई, किस किस देश को एक्सपोर्ट करते हैं वो भी हम लोगों ने देखा। इसी के साथ में हेल्थ के बारे में बात की, तो 6x6x6 स्ट्रेटजी क्या थी वो मैंने काफी डिटेल में बताया आप लोगों को। तो काफी सारी बातें हम लोगों ने समझी यहाँ पर, तो कोई कंफ्यूजन मुझे नहीं लगता है कि इसको लेकर अब आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। सारी बातें एक एक करके डिस्कस कर ली, ठीक है। गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव है, सारी बातें। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स आर्टिकल काफी डिटेल में कवर किया, तो सारी बातें आप लोगों को बता दी। अब क्या क्रिमिनलाइजेशन होता है, कौन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के अंदर में यहाँ पर आता है, केस पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्या क्या दिक्कतें देखने को मिलती हैं, तो एक एक बातें हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर ली, ओके। अब आप लोगों के सामने यहाँ पर आज का क्विज, इसको अटेम्प्ट कीजिए। स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को बताया था, वीडियो को पॉज कर भी आप लोग इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके चलते आप लोगों को सारे क्वेश्चन पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ पर बेसिकली बात की जा रही है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे के बारे में, इसकी थीम आप लोगों को बतानी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा गारंटी दी जाती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के बारे में, किस आर्टिकल के तहत दी जाती है। वेस्टर्न इंडियन ओशियन अगर बात करें हम लोग इसके अंदर में, तो बात की जा रही है कि वो गर्म हो रहा है, तो यहाँ पर 1.5 अगर बात करें डिग्री सेंटीग्रेड कितने टाइम में गर्म हो जाता है। कौन कौन से दो आर्टिकल है जो कि यहाँ पर इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के बारे में बात करते हैं, जनता के लिए भी और बेसिकली गवर्नमेंट के लिए भी। रसिया एनेक्स कर रहा है क्रीमिया को काफी लंबे समय से, कौन से साल से एनेक्स किया गया था। इसी के साथ में गवर्नमेंट के द्वारा क्लैरिफिकेशन दी गई यहाँ पर कि आधार कार्ड में बेसिकली महिला का अगर आधार कार्ड की जरूरत है यहाँ पर, तो महिला की जरूरत पड़ेगी इस स्कीम के लिए, पुरुष की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बताना है। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम के बारे में बात की जा रही है, कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर, ये आप लोग बता सकते हैं।
ठीक है, बेसिकली इस स्कीम के बारे में। और आइडेंटिफिकेशन जो यूनियन जो यहां पर यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, डिटेल में मैंने डिस्कस किया था। अगर रिकॉल नहीं कर पा रहे हो तो इनको जरूर रिवाइज कीजिएगा, लंबे समय तक याद रख पाओगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। बात की जा रही है यहां पर किसके बारे में, सेल्फ रिलायंस थ्रू प्रोडक्टिविटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आर्टिकल 19 आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में बात करते हैं। 1.5 ये याद रखेंगे, यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर 1.5 जो यहां पर ये टेम्परेचर बढ़ेगा एक डेकेड में, यानी कि एक दशक में। आर्टिकल 48A है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा कि स्टेट को यहां पर रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन्वायरमेंट को भी और यहां पर जीव जंतु को भी प्रोटेक्ट करे। आर्टिकल 51 जो है यहां पर वो प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट के, इसके बारे में हम लोगों ने बात की। रसिया जो है 2014 में रसिया ने एनेक्स किया क्रीमिया को। ठीक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। क्रीमिया के आसपास में अगर बात करें कौन सा सी है, उस सी का नाम आप लोगों को बताना है। रिसेंटली गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो क्लैरिफिकेशन के बारे में बात की गई यहां पर कि हस्बैंड के आधार कार्ड की जरूरत नहीं है अगर प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत महिला को फायदा होता है। मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में हम लोगों ने बात की, तो पता होना चाहिए आप लोगों को। इसी के साथ में आधार एक्ट जो है 2016 का, उसके बारे में याद रखिएगा। ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत चीजें कवर की जाती हैं। तो लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा। लेक्चर को लाइक करके या फिर कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं कि 10 में से कितने मार्क्स इस लेक्चर को आप लोग देंगे, तो ये बताएगा। अपना भी एनालिसिस किया कीजिए डेली कि आप लोगों ने कैसे अपने दिन को यूटिलाइज किया, और मेरे लेक्चर का भी आप लोग एनालिसिस कर सकते हैं कि आप लोगों को कितना उससे फायदा देखने को मिला। आंख को बंद कर अब चीजों को रिकॉल करो, कौन कौन से आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं उनको रिकॉल करने की कोशिश करो एक बार। क्या सारे के सारे आर्टिकल आप लोग रिकॉल कर पा रहे हो? अगर हाँ तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर ना तो थोड़ा सा फोकस दो उसके ऊपर। ठीक है, यहां से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम पर, सारी चीजें इकट्ठी आप लोगों को मिल जाती हैं। और इसी के साथ में अपनी लाइफ को एंजॉय करिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। तो मौज लो, रोज लो, और नहीं मिले तो खोज लो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। और जो भी मॉर्निंग में उठ रहा है वो आसान बात नहीं है, जो उठ रहा है वो अपनी पीठ थपथपाया करो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसके साथ में जूझ रहे हैं, पर लेकिन जो उठ जा रहा है वो अपने आप को मोटिवेट रखो, लगे कि हाँ यार कुछ आज नया किया है। ठीक है, तो जिंदगी में हमेशा नई चीजें ट्राई करो। तो तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।